बोरोइंग कैपेसिटी और क्रेडिट स्कोर, क्या रिलेशन है दोनों का? क्रेडिट स्कोर आपका गिरता तब है या तो आपने कोई डिफ़ॉल्ट किया हो, या आपने मल्टीपल लेट पेमेंट फीस की हो, या मल्टीपल आपका अकाउंट अनअरेंज्ड ओवरड्राफ्ट में गया हो, तो उससे स्कोर गिरता है। मैं अभी बात करूंगा सक्सेस रेट के ऊपर। अब क्योंकि मेरी इंडस्ट्री में क्या है कि नो मैटर आप जितने मर्जी एक्सपीरियंस्ड स्टार एजेंट हो या फिर आप न्यूबी हो, आपके अकॉर्डिंगली व्हाट इज़ द की टू सक्सेस इन दिस इंडस्ट्री? हार्ड वर्क, पैशन। लोन के स्ट्रक्चर को रिलेटेड आप कैसे एडवाइस करते हो? क्योंकि काफ़ी स्ट्रक्चर्स होते हैं लोन के, राइट? हाँ जी संदीप भैया, तो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। कैसे हो आप? सब बढ़िया सर, संडे एंजॉय कर रहे हैं। आपका नॉर्मली संडे कैसे जाता है? संडे बस फैमिली के साथ और थोड़ा बहुत पिक्चरें विक्चरें देखो। कभी कभी ऑफिस चले जाता हूँ संडे को, अगर कोई अर्जेंट इंक्वायरी हो या रिक्वायरमेंट हो तो। आप सातों दिन काम करते हो? सातों दिन आजकल कोशिश करता हूँ 6 दिन करूँ, सातों दिन ना करना पड़े। विंटर समर्स में से सबसे ज़्यादा एंजॉय क्या करते हो, स्पेशली क्राइस्टचर्च की? विंटर में सबसे ज़्यादा बस टीवी के आगे बैठ के पिक्चरें देखना एंजॉय करता हूँ। और समर्स में? समर में भी वही करता हूँ, पिक्चरें देखना। पसंद क्या है आपको? पिक्चरें देखना। अगर मैं विंटर और समर की बात करूँ, उन दोनों में से क्या पसंद है? दोनों में मूवीज़ देखना बहुत पसंद है यार, चाहे वो कोई भी मौसम हो। फ़र्क ही नहीं पड़ता, वहाँ बारिश हो रही है, बर्फ़ पड़ रही है, आग लग रही है, आपको अपनी मूवीज़ देखनी है। मूवीज़ देखनी है, किस तरह की मूवीज़ पसंद है? मैं कुछ भी लगा दो, हिंदी पिक्चर्स होनी चाहिए बस। बॉलीवुड मसाला। हिंदी डब भी देखते हो? हिंदी डब, साउथ इंडियन डब सब देखता हूँ। फेवरेट मूवी कौन सी है आपकी? फेवरेट मूवी बहुत सारी है यार। रंग दे बसंती है, अक्स है, बहुत है। रंग दे बसंती में आपकी फेवरेट क्यों है? उसमें क्या पसंद है? उसमें जिस तरह का ट्रांजिशन दिखाया था उन्होंने, जिस तरह से एक कंटेम्प्रेरी सेटअप में, उसके बाद उन्होंने जिस तरह से इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल को धीरे धीरे इन्फ्यूज़ किया था मूवी में, दैट वाज कमेंडेबल। फ्लो अच्छा था मूवी का। राकेश ओम प्रकाश मेहरा डिड रियली रियली गुड। और सबसे बड़ी बात कि आमिर खान वाज सच अ बिग एक्टर, दैट्स व्हाई आई लाइक दैट मूवी। म्यूजिक म्यूजिक भी बहुत ए रहमान का अच्छा। ए आर रहमान, दलेर मेहंदी का रंग दे बसंती गाना। बढ़िया। आपका रिसेंट टाइम में कोई मूवी देखी है जो आपको बहुत पसंद आई हो? रिसेंट टाइम में सीरीज़ कुछ अच्छी लगी थी, फैमिली मैन और महारानी, गुड सीरीज़। एनिमल कैसी लगी? बहुत बढ़िया लगी। उसमें क्या बढ़िया लगा? आई थिंक द कैरेक्टराइजेशन, जिस तरह का कैरेक्टर लिया था। आई नो इट्स कई लोगों को काफ़ी वो पिक्चर काफ़ी एग्रेसिव और काफ़ी मेल डोमिनेंट लगी होगी, बट वो सब साइड में रख दो। अगर आप लॉजिक साइड में जब पिक्चर देखने जाओ तो यू हैव टू गो विद अ माइंडसेट, किस माइंडसेट से आप जा रहे हो। कई बार आप जाओगे कि कोई सीरियस पिक्चर देखने जा रहे हो, आपका माइंडसेट उस वक्त क्या है, उस हिसाब से फिर लोग जज करने लग जाते हैं। पर आप देखो इतनी मेहनत की थी उस पिक्चर में, कैरेक्टर्स पे। आपको मूवी देखना कहाँ पसंद है, थिएटर में जाके कि घर पे आराम से कंफर्टेबल होके? पहले होता था थिएटर में जाना, लेकिन आजकल घर पे ही सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो आदमी वहीं देखता है बैठ के। घर पे और कौन कौन है? बीवी, बच्चे। 3 बेटे हैं आपके? 3 बेटे हैं। वो मूवी देखने देते हैं आराम से? हाँ, उनको भी आजकल आदत हो गई है। बीच वाला जो कुशल, उसको भी काफ़ी अब मूवीज़ की आदत। पहले नहीं देखते थे वो लोग, बट अब बहुत, हिंदी फिल्म खासकर। उससे क्या होता है, हिंदी सीखता भी है बच्चा। यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज मुझे ये लगता है इस देश में, कि हमारे अभी तो चलो हम लोग फर्स्ट जनरेशन है, हिंदी बोल रहे हैं, पंजाबी बोल रहे हैं, मराठी बोल रहे हैं, लेकिन अगर ये लैंग्वेज हम आगे लेके नहीं गए तो हमारे बच्चे भी धीरे धीरे भूल जाएंगे, उनके बच्चे भी नहीं बोलेंगे। तो मेरी तो ये कोशिश होती है कि अपनी भाषा घर पे ज़रूर बोलें वो लोग। तो इस चक्कर में मैं हिंदी पिक्चर उनको बहुत दिखाता हूँ। आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट कॉस्ट वी पे एज अ माइग्रेंट, इमिग्रेंट। बट कि आप अगर सोचोगे टेक्निकली आपके बच्चे आधे इंडियन होंगे, आधे कीवी होंगे, उनके बच्चे होंगे क्वार्टर 50-50 रहता ना। आप 100% ट्रेन नहीं कर पाओगे। मैं मानता हूँ हरमन, 50% ट्रेन करोगे। लेकिन आई डोंट नो आपने ये नोटिस किया कि नहीं, मुझे अभी रिसेंटली कोई बता रहा था, आप फिजी इंडियंस, जिनको हम फिजी इंडियंस बोलते हैं, आप उनकी जनरेशन को देखो, वो लोग 150 साल से फिजी में हैं, उससे भी ज़्यादा शायद, ठीक है। वो लोग के बच्चे देखो, उनके आप पता नहीं घर जाके देखो, आज भी वो लोग वो कल्चर, मतलब वो पूजा पाठ, जिस तरह का वो कम्युनिटी माहौल है और जो उनकी भाषा है, वो अभी तक उन्होंने अपने बच्चों में पास ऑन की हुई है और वो फॉलो कर रहे हैं, तो विच इज़ कमेंडेबल। और हम लोग एज एन इंडियन, हम लोग क्या करते हैं,
आई डोंट नो, हम लोगों को एक कॉम्प्लेक्स है या पता नहीं क्या है कि बाहर आके नाम चेंज कर लेंगे, ठीक है, अपना नाम कुछ और, गोरा टाइप रख लेंगे। हाँ, विच इज़ फाइन, इट्स पर्सनल चॉइस, बट मुझे लगता है ये नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आपका नाम है, दिस इज़ योर आइडेंटिटी, और उसी को आप बदल देते हो जस्ट कि किसी और को सहूलियत हो। मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, वेलिंगटन मूव हो गए वो लोग, उसका नाम बोलना बहुत मुश्किल था, आई विल यूज़ हिज नेम, सुश्रुता मेटिकुर्के, बैंगलोर का है, एंड आपको पता साउथ इंडियंस फिर भी थोड़े फ्लेक्सिबल हो, लेकिन सुश्रुता, एंड ही वॉज अ इंटरनेशनल मैनेजर फॉर आरा इंस्टीट्यूट, ही इज़ वर्क विद CPIT एंड नाउ ही वर्क फॉर विक्टोरिया यूनिवर्सिटी एज ए इंटरनेशनल मैनेजर, बट ही मेड श्योर, वो हम लोग उसको सुश बुला सकते हैं बट उसको कोई गोरा सुश नहीं बुला सकता। ही मेक श्योर कि एवरीवन प्रोनाउंस हिज नेम्स राइट, सुश्रुता मेटिकुर्के, नाम ही आपका है यार, इट्स योर पेरेंट्स हैव गिवन, दैट्स योर आइडेंटिटी। तो नाम बदलने से और अपने एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो। आपका पूरा नाम क्या है? संदीप चंद्रमोहन खन्ना, चंद्रमोहन आपके पापा का नाम है। पापा का नाम है। आपके इधर कॉमन है पापा का नाम बीच मतलब नहीं, कॉमन नहीं है, पापा का फर्स्ट नाम है लास्ट नाम है? फर्स्ट नाम है। खन्ना लास्ट नाम। हाँ जी। ये आपके पापा ने दिया, मम्मा का चॉइस था कि दादा दादी का? नहीं, शायद जब वो बर्थ सर्टिफिकेट में लिखाते हैं उस वक्त संदीप चंद्रमोहन खन्ना लिखा दिया गया था, बस वही। मेरे को अभी इतना कल्चरली ज़्यादा पता नहीं है, अभी थोड़ा एक्सप्लोर करना शुरू किया है कुछ सालों में। आई थिंक आफ्टर पेंडेमिक मेरी थोड़ी, अब बोल सकते रुचि टुवर्ड्स माई ओन कल्चर, टुवर्ड्स रिलीजन एंड ऑल दैट, टुवर्ड्स डिस्कवरिंग हाउ इट व्हाट इट मेंट टू बी इंडियन टुवर्ड्स कम्युनिटी। पहले मैं ऐसे था नहीं, अभी हुई है। हमारे इधर जब नाम रखते हैं तो हमारे इधर वाक निकलवाते हैं, उसमें जो लेटर आता है उसी से स्टार्ट करते हैं। तो आपके इधर भी सिमिलर है? कुछ सिमिलर ही है। तो पंडित बताते हैं कि कहाँ से नाम आएगा, क्या नहीं आएगा। आई डोंट नो उस वक्त क्या होता था, मम्मी डैडी से मैंने कभी पूछा नहीं। और आप बिल्कुल सही बोले, आज की आई थिंक हिंदुस्तानियों में ये बहुत कॉमन है कि वो पहले नाम निकालते हैं, किससे आया वो लेटर से फिर नाम रखा जाता है। और आई डोंट नो हमारे टाइम जब मैं पैदा हुआ तो उस वक्त था कि नहीं, मैंने कभी मम्मी को पूछा नहीं, बट हम लोग ने भी यही किया, अपने तीनों बच्चों के लिए भी यही किया है। तो आई थिंक दैट्स अ कॉमन थिंग। आपका एक्चुअली फर्स्ट नेम बहुत कॉमन है, संदीप, विच इज़ पंजाबी। हाँ जी। तो आई एम एज्यूमिंग आपके पेरेंट्स पंजाबी हैं? हाँ जी, पंजाबी हैं। 2004 में आए? 2004। तब से क्राइस्टचर्च में हो? नहीं, पहले मैं आया डनेडिन चला गया था मैं पहले। डनेडिन में आई वॉज देयर, ऐसे मैं तो ऐसे गया था जैसे कि बस मेरी वेट कर रहे हैं कि जॉब मेरे लिए ही है। मैं चाहते ही बस वहाँ जॉब से अप्लाई करने लग गया ऑनलाइन बैठ के, पर कुछ आ नहीं रहा था। फिर आपको जैसे मैंने बताया मूवीज़ का शौक़ था, तो उसमें वीडियोज़ ही हुआ करती थी। मंडे को क्या होता था, वो लोग $1 की DVD देते थे, तो $1 में 10 DVD मिल जाती थी। आके बस कंप्यूटर पे लगा के बैठ जाता था, सुबह से रात तक पिक्चरें देखता था और बस जॉब अप्लाई करता था। ऑनलाइन अप्लाई करता था, कोई एफर्ट ही नहीं था एक कि भाई जाओ मतलब डोर नॉकिंग करूँ, ऐसा कोई इनिशिएटिव ही नहीं लिया। मैं जैसे कि वो मेरे लिए ही बैठे हैं, बस जॉगिंग जाता था, शाम को आता था, पिक्चर देखता था, फ्लैटिंग कर रहा था वहाँ पे। $80 या $100 वीकली रेंट था। बस फिर किसी ने बोला भाई यहाँ तेरा कुछ नहीं होगा, क्राइस्टचर्च चले, क्राइस्टचर्च में देख जाके। क्राइस्टचर्च में आके जॉब अप्लाई की तो इमीडिएटली हफ्ते 10 दिन में एक ऑफर आ गया था। बस फिर जर्नी। तब से आप क्राइस्टचर्च में हो? तब से फिर क्राइस्टचर्च में। यहाँ की क्या चीज़ अच्छी लगती है और क्या चीज़ नहीं अच्छी लगती? क्या चीज़ अच्छी लगती है? फ्रेंड्स है, दैट्स व्हाट एंड कीप्स मी ग्राउंडेड हेयर। आई थिंक यही कारण से ही मैं शायद क्राइस्टचर्च छोड़ता भी नहीं हूँ। और प्लस अब काम भी इतना मतलब सेट हो गया यहाँ पे कि अब क्राइस्टचर्च तो खैर कर्म भूमि बन चुकी है। तो अभी आप वन ऑफ द टॉप 10 मॉर्गेज ब्रोकर ऑफ द कंट्री हो, करेक्ट? एज पर लास्ट फाइनेंशियल ईयर। हाँ जी। तो आपकी वहाँ से लेकर यहाँ तक जर्नी कैसे रही है? ऑब्वियसली आपने काफ़ी जॉब्स की हैं, फिर आप बैंक में काम किया आपने। हाँ, बैंक में काम किया। इट्स क्वाइट अप्स एंड डाउन्स थे लाइफ में। 2005 से लेके आज 2024 ऑलमोस्ट 20 साल होने को आ रहे हैं। अप्स एंड डाउन्स थे, स्ट्रगल थी, जैसे सब इमिग्रेंट्स की होती है, आई एम प्रीटी श्योर सबकी होती है इनिशियल स्ट्रगल। बैंकिंग एडवाइज़र और ये मॉर्गेज एडवाइज़र की डिफरेंस क्या होता है? अब तो जब हमने बैंक में शुरू किया था उस वक्त बैंकिंग वाज ए डिफरेंट बॉल गेम। उसमें काफ़ी कुछ होता था। बैंकिंग में आपको एक तरह से सेल्स रोल ही था वो बैंकिंग एडवाइजर। ऑफ कोर्स होम लोन्स करते थे, बट दे हैव टू सेल द अदर प्रोडक्ट्स एज वेल, लाइक कीवी सेवर, इंश्योरेंसेस एंड ऑल दैट। वो काफ़ी उस पर भी काफ़ी एम्फोसाइज था। और इसी चक्कर में शायद मुझे
बैंक ऑफ न्यूजीलैंड में जॉब लगी थी क्योंकि मेरा सेल्स बैकग्राउंड था। तो पर अब खैर बैंकिंग इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, सेल्स सब टारगेट्स हटा दिए गए एंड ऑल दैट, तो काफ़ी चेंज हो गया। बट हाँ, एज ए बैंकिंग एडवाइज़र, एज ए बैंकर, अगर आप मुझे बोलोगे कि बैंक से कराना चाहिए, मॉर्गेज एडवाइज़र से कराना चाहिए, इट्स अ पर्सनल चॉइस अगेन, बट आई फील एज ए मॉर्गेज एडवाइज़र वी हैव एक्सेस टू ऑल द बैंक्स, सबसे अच्छा। सेकेंड थिंग, वी नो, वी आर फेमिलियर विद द, एवरी बैंक हैज़ ए डिफरेंट पॉलिसी, ठीक है, हर बैंक की पॉलिसी अलग है, कैलकुलेटर्स अलग हैं, एसेस करने का तरीका अलग है, ओवर टाइम इनकम हो, चाहे बोनस इनकम हो, चाहे कमीशन इनकम हो, एवरी बैंक एक्सेस इज डिफरेंटली। आप एक बैंक के पास जाओगे, अगर आप अपने मेन बैंक के पास जाते हो, उनकी पॉलिसी में शायद आप फिट ना बैठो और वो आपको मना कर दें, तो यू गेट डिसहार्टेंड। सो बेस्ट इज, भले ही आप अपने बैंक से करो, लेकिन एटलीस्ट एक मॉर्गेज एडवाइजर से जाके एक एडवाइस ले लो कि व्हाट दे थिंक अबाउट योर फाइनेंशियल सिचुएशन। आपके अकॉर्डिंगली व्हाट इज़ द की टू सक्सेस इन दिस इंडस्ट्री? हार्ड वर्क, पैशन। ये तो बहुत कॉमन हो गया ना, तो हर एक इंडस्ट्री का हर इंडस्ट्री में है हार्ड वर्क और पैशन और इंटेंट। देखो, दो इंटेंट होते हैं, एक इंटेंट होता है खुद की सक्सेस का, एक इंटेंट होता है सामने वाले की भी सक्सेस का। अगर आप इन दोनों का सक्सेस सोच के चलोगे तो यू विल बी सक्सेसफुल। टिपिकल डे कैसा रहता है मॉर्गेज एडवाइजर का? अगर से मंडे को स्टार्ट करते हो, आपका वीक स्टार्ट होता है 10-12 घंटे काम करते हो, 8 घंटे काम, कितने घंटे काम करते हो रफली? कोई सेट पैटर्न नहीं है? कोई सेट पैटर्न नहीं है यार। एक टिपिकल डे में क्या होता है? एक टिपिकल डे में एप्लीकेशंस होती है, बैंक से ईमेल्स, बैकवर्ड्स फॉरवर्ड्स, काफ़ी कुछ होता है। क्लाइंट के फ़ोन्स, ईमेल्स चलते रहते हैं, सबसे ज़्यादा बैंक्स के चलते रहते हैं, बैंक से जो जद्दोजहद चलती रहती है रोज़, वो होती है। वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होता है क्लाइंट के लिए? कि अभी जैसे मैं हूँ, ठीक है ना, आई कैन वॉक इन टू बैंक, जो आपने ऑलरेडी कवर कर दिया कि अगर मैं किसी बैंक में जा रहा हूँ, से फॉर एग्जांपल ANZ में, तो मोस्ट लाइकली जिससे भी मैं डील कर रहा हूँ तो उसने सिर्फ ANZ का ही प्रोडक्ट बेचना है। आपके पास एक्सेस है अलग अलग बैंक का, राइट? इससे मेरे को क्या फ़ायदा होने वाला है? आपको एक तो आपके टाइम बहुत बच जाता है। अब जैसे आप 10 बैंक के पास जाओगे, हर बैंक से बात करोगे, सब आपको अलग अलग जवाब दे रहे हैं, और कई बार सामने वाले मॉर्गेज एडवाइज जो बैंकिंग एडवाइज़र है उसका इंटेंट क्या है, उसको तो सैलरी मिलनी है, अब उनके टारगेट्स नहीं है, ठीक है, उसको तो सैलरी मिलनी है, चाहे वो आपका लोन करे या ना करे, ठीक है। आप गए, आपको उसने जो भी बताना, और उसका 9 to 5 ही जॉब है, आप उसके साथ इतने टाइम पे ही कम्युनिकेट कर सकते हो। उसके बाद क्या, वो प्रोसेसेस आपको कंप्लीटली नहीं बताए, अनलेस ही इज़ ए वेरी गुड बैंकिंग एडवाइज़र हु इज़ वेरी, उसका इंटेंट ये है कि नहीं, मेरे को हेल्प करनी है। मैं ये नहीं बोलता सारे बैंकिंग एडवाइज़र ऐसे होते हैं, मैंने भी बैंक में काम किया। अगर आपका इंटेंट है उसकी हेल्प करने का तो आप करो, चाहे वो आपको 7 बजे के, मैं BNZ में मुझे फ़ोन आते थे, मैंने अपने नंबर भी बांट दिए थे सबको, भाई करो जितने बजे भी फ़ोन करना है। आपने BNZ में काम किया, उसके बाद आपने लोन मार्केट ज्वाइन किया जी, और फिर अभी आपने खुद का SKM ब्रांड है आपका। हाँ जी। ये कैसे हुआ, क्या जर्नी रही है ये? BNZ ज्वाइन करा था मैंने, तो कभी सोचा भी नहीं था, वैसे बैंक में जॉब लग गया, चलो राइट प्लेस राइट टाइम था, लग गया सीधा एज अ बैंकिंग एडवाइजर? सीधा एज ए बैंकिंग एडवाइज़र, ठीक है। और मुझे अच्छे से याद है, मेरी जो रीजनल मैनेजर थी, एक बार उसने, जब मैंने ज्वाइन किया था, आई वॉज स्ट्रगलिंग बिकॉज कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, कुछ नहीं था, एंड जब फेंक दिया गया, भैया करो एकदम। आई केम फ्रॉम गोल्ड पाइन सेल्स बैकग्राउंड से, एकदम बैंक के प्रोडक्ट्स, लोन्स, इट्स ए वेरी टेक्निकल इंडस्ट्री। तो बट चलो मैनेजर का सपोर्ट था, एंड धीरे धीरे आई लर्न एंड वॉज सक्सेसफुल इन द रोल। फिर उसके बाद मुझे नितिन मिगलानी ने काफ़ी पुश किया कि आप उनके साथ आके ज्वाइन करूँ, मैं ज्वाइन। नितिन मिगलानी उस टाइम पे जो लोन मार्केट का फ्रेंचाइजी थी उनके पास, तो उन्होंने काफ़ी पुश किया मुझे कि भैया आप आके करो, क्या करो। रोज़ सुबह आके मतलब हर 2-3 हफ्ते बाद कॉफ़ी कल्चर में बैठ जाते थे, पाम्स मॉल के नंबर्स दिखाते थे, भैया आप करो। मैं बोला भाई मेरे ख़ानदान में किसी ने बिज़नेस किया नहीं है, आप लाइक इतनी अच्छी जॉब छोड़ के मेरे को घर में भी जूते पड़ेंगे भाई, बैंक की जॉब छोड़ के क्या कर रहा अपना बिजनेस करने। बोला नहीं मैं आपको सपोर्ट करूँ। उसने काफ़ी इंसिस्ट किया, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम कि उसने उस वक्त मुझे काफ़ी पुश नहीं करता तो शायद मैं वो स्टेप नहीं ले पाता, वो इनिशिएटिव नहीं ले पाता, और वहीं रहता जो कर रहा था मैं। एंड देन आई स्टार्टेड एंड विथ हिम, एंड देन अनफॉर्चुनेटली वी डिडंट वर्क आउट, एंड देन आई हैड टू मूव आउट एंड स्टार्ट माई ओन, एंड सिंस देन इट्स बिन गुड। Even with him, I was happy as well, so no problem. तो लोन मार्केट विच इज़ मोर रिकगनाइज फ्रेंचाइज ऑलमोस्ट एवरी, बिकॉज मैं रिवाइट में हूँ, सिस्टर कंपनी है,
तो every city got a loan market franchise. What made you move to start your own brand? लोन मार्केट में होने से एक लिमिटेशंस आपकी बहुत थी, ठीक है। क्योंकि सपोर्ट देख, सबसे बड़ा आदमी को जब आप एज ए एडवाइज़र शुरू करते हो, सबसे बड़ा सपोर्ट ऑफकोर्स एक मॉनेटरी सपोर्ट तो था जो नितिन ने मुझे उस वक्त दिया था जब मैं शुरू कर रहा था। उसने एक कुशन दे दिया था कि भैया आप जब तक सेट नहीं हो कि आई विल सपोर्ट यू फाइनेंशियली ऑल्सो, जो भी आपकी सैलरी एंड ऑल दैट आई विल कवर दैट, विच वॉज रियली हेल्पफुल एट द टाइम व्हेन यू स्टार्ट। लेकिन उसके बाद कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, यू नो। एज ए एडवाइज़र अगर आप ग्रो कर रहे हो, आप बिजनेस इतना कर रहे हो, बट देन यू नीड सम काइंड ऑफ सपोर्ट, एडमिन सपोर्ट चाहिए। आप ही सब करे जा रहे हो, यू नो, आप जनरेट भी खुद कर रहे हो, या तो आपको कंपनी से आपको रेफरल्स आ रहे हो, कुछ लीड्स मिल रही हो, लीड्स मिल रही हो, कुछ भी नहीं था तेरे, है ना। और या एक तरह का एडमिन सपोर्ट हो जो कि बिल्कुल नहीं था, एंड यू आर स्टिल पेइंग अ फी, एज यू नो कि फ्रेंचाइजी फी देनी है आपको, वो सब देने आपके ओवरहेड्स है ही। सो अगर कोई सपोर्ट सिस्टम ही नहीं तो व्हाई आर यू पेइंग फीस, एंड दैट्स व्हाट आई वाज लाइक क्वेश्चनिंग, एंड दैट्स व्हाई देन आई थॉट ओके यही करना तो मैं खुद ही कर लेते हैं, एंड दैट्स व्हाई आई थॉट स्टार्ट माई ओन। और लोन मार्केट भी जब शुरू हुआ होगा, किसी ने तो शुरू किया ही था ना, तो बस हमने भी सोचा चलो कर देंगे। और ये कब स्टार्ट किया आपने? 2019 में मैंने कंपनी फॉर्म की थी, 2019 अक्टूबर नवंबर में। उसके बाद फिर बस शुरू हो गया। इनिशियल क्या चैलेंजेस रहे उस टाइम पे टू स्टार्ट योर ओन ब्रांड एंड स्टार्ट योर ओन कंपनी? ऑफिस स्पेस वाज द बिगेस्ट चैलेंज। तो आप घर पे मैं घर से करता था, फिर आई स्टार्टेड फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम। उसके अलावा सपोर्ट सिस्टम वही एडमिन, फिर वाइफ का जॉब छुड़वाया, वाइफ ने भी को बोला कि भाई आपको भी थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा। फिर शी वाज आल्सो विद द बैंक, फिर उसने भी धीरे धीरे फिर शी स्टार्टेड हेल्पिंग इन द बिजनेस एज वेल। अभी आपकी कितनी बड़ी टीम है? अरे बहुत छोटी सी टीम है हमारी टीम में रसलीन है जो कि एक बैंकिंग एडवाइज़र थी पहले, काफ़ी 14 ईयर्स उन्होंने भी ANZ में किया हुआ है। अंकुश है जो कि पूरा एडमिन का काफ़ी देखता है, और मोना, हम 3 लोग हैं अभी, और हितेश है। हितेश एज ए बिजनेस डेवलपमेंट है, तो हितेश अभी फुल टाइम नहीं कर रहा है क्योंकि बिकॉज ही इज़ गॉट अदर कमिटमेंट्स। आपको क्या लगता है कि आपकी जर्नी में विच इज़ 4 years, what were the things which kind of worked out for you? और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको along the way सीखनी पड़ी? The things which worked out for me was of course the client support. जो client जब मैंने BNZ छोड़ा था, all those clients followed me when I left. किसी ने मेरा नंबर कहीं से निकाला, कुछ के पास मेरे नंबर थे क्योंकि इंडियन क्लाइंट्स की काफ़ी, इमिग्रेंट क्लाइंट्स काफ़ी थे, इंडियन क्लाइंट्स काफ़ी थे उसमें, एंड दे फॉलोड मी फ्रॉम देयर। सो उनका सपोर्ट हमेशा रहा और अभी तक है। 90% ऑफ द क्लाइंट्स आर स्टिल इन टच विथ मी, जिनके मैंने BNZ में हेल्प की थी। तो वो सब क्लाइंट्स का सपोर्ट रहा, प्लस ऑफ कोर्स वाइफ का सपोर्ट सबसे ज़्यादा था, क्योंकि बिना मोना के तो आई थिंक आई कांट इमेजिन बीइंग इन दिस जॉब फॉर लॉन्ग। अभी वो भी एडवाइज़र है, लाइसेंस? उन्होंने कर लिया, कोर्स कर लिया, बट शी इज़ नॉट एडवाइजिंग एट द मोमेंट, शी इज़ जस्ट लुकिंग आफ्टर द क्लाइंट रिलेशनशिप मेनली। आपके मेजॉरिटी क्लाइंट्स किस तरह के हैं? सब इंडियंस ज़्यादा हैं, फिलिपिनोज, इंडियंस, कुछ श्रीलंकन्स। फर्स्ट होम बायर्स? सब फर्स्ट होम बायर्स, 90%, आई विल से 80% फर्स्ट होम बायर्स। और जिनको हमने 4-5 साल पहले जब BNZ में हेल्प की थी, वो लोग अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ कुछ ले रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स भी हैं। और बिजनेस आजकल पिछले 6 महीने साल भर से बिजनेस लोन एप्लीकेशंस काफ़ी आ रही हैं हमारे पास। मज़ा किस में आता है? फर्स्ट होम बायर्स ऑफ कोर्स। और क्यों? क्योंकि एक तो हमने वो जर्नी खुद भी देखी हुई है, और एक वो इमोशनली एक कनेक्शन बन जाता है, यू नो, यू जस्ट वांट टू मेक श्योर कि उसकी सक्सेस में ही हमारी सक्सेस है। आई ट्राई वेरी हार्ड, वेरी पैशनेटली ट्राई टू वर्क कि किसी तरह इसका लोन कराना है। एक वो मतलब एक इमोशनल कनेक्शन होता है यार, एक अंदर से ही रहता है कि नहीं इसका कराना है। भले मैं कई बार फ्लस्टर्ड हो जाता हूँ, कई बार गुस्सा भी हो जाता हूँ, इवन क्लाइंट से हो जाता हूँ कई बार, आई लूज़ माई कूल। कई क्लाइंट को पता है कि हाउ आई बिहेव, सो दे आर फाइन विद इट, बट एंड रिजल्ट मेरा यही रहता है उसका किसी तरह काम हो जाए। एक गाड़ी के लोन, घर का लोन, या फिर किसी बिजनेस का लोन, फ़र्क क्या रहता है प्रोसेस में? बहुत फ़र्क रहता है यार। होम लोन में एक तरह की सिक्योरिटी हो, ठीक है, एक तरह से सिक्योरिटी मिल रही है, बैंक को एक सिक्योरिटी है। ऑफ कोर्स डिपॉजिट और ये सब का भी काफ़ी फ़र्क रहता है कि किस तरह का डिपॉजिट एंड ऑल दैट, प्रोफाइल क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, PAY है, ये सब रहता है।
होम लोन इज टोटली डिफरेंट कंपेयर टू बिजनेस लोन एंड एसेट फाइनेंस. एसेट फाइनेंस और कार लोन दैट्स ऑल्सो सिक्योर्ड. एसेट फाइनेंस हम लोग ने कभी ज़्यादा उस पर एम्फोसाइज नहीं किया. हम लोग जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट हम उन्हीं को कर देते हैं. बट आई थिंक इट्स अ बिग मार्केट आउट देयर फॉर एसेट फाइनेंस. और अभी तो काफ़ी हमारे भाई बंधु अपने खुद का बिजनेस ट्रक्स और ये लेना, हमने अभी रिसेंटली भी किए 3-4 ट्रक लोन्स. तो उसमें एक तो डिपॉजिट नहीं देना आपको कुछ भी. वी कैन डू अ जीरो डिपॉजिट लोन इन एसेट फाइनेंस. बिजनेस लोन इज टोटली डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस टाइप ऑफ बिजनेस यू आर गोइंग टू बाय. बट मैं इसमें जरूर बोलूँगा हरमन कि कोई भी बिजनेस आप अगर आप बिजनेस सोच रहे हो करना तो प्लीज़ अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर करो. बिजनेस इसमें अगर कोई बिजनेस फेल भी हुआ है उसमें बिजनेस की गलती नहीं होती, मैनेजमेंट की गलती होती. हाउ यू हैव मैनेज योर बिजनेस. कोई भी बिजनेस फेल नहीं हो, आप कोई भी, आज लोग बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी बिजनेस ठीक नहीं कर, आप जाके अननोन चैप्टर देख लो, आप जाके समारास देख लो, आप जाके आई एम प्रीटी श्योर इंडियन रूट्स इज डूइंग वेरी वेल एज वेल. तो कोई भी बिजनेस फेल नहीं होता. अगर आप उसका मॉडल कैसा, आप कैसे मैनेज करो उस पर डिपेंड करता है. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर आप एक $50,000 की गाड़ी लेना चाहते हो जिसकी पर मंथ किस्तें ज़्यादा होने वाली है एज़ कम्पेयर टू घर, वो लोन 15 मिनट में मिल जाता है या आधे घंटे में अप्रूव हो जाता है. वर्सेस के एक घर जो आपने अभी खुद बोला जिसके अगेंस्ट एक सिक्योरिटी है विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी. तो आपके ओपिनियन में ऐसा क्यों है? क्योंकि कार फाइनेंस के लिए एसेट फाइनेंस में एक एसेट ऑलरेडी बोलेंगे, एक एसेट की ऑफकोर्स घर पे भी वो लोग सिक्योरिटी ले लेते हैं. पर उसमें जब आप एसेट फाइनेंस करने जाते हो तो सबसे पहले वो लोग ये देखते हैं कि आपके पास, सपोज वो बिजनेस के लिए फॉर एग्जाम्पल ट्रक ले रहा है तो वो लोग कैश फ्लो जरूर देखते हैं. अब जैसे मेन फ्रेट हो गया, बूट्स ट्रांसपोर्ट हो गया, इनकी अगर आप फ्रेंचाइजी ले रहे हो तो उनका एक सेट इनकम है, एक फिक्स इनकम होती है उनकी. वो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि मंथली आपको इतना आएगा ही आएगा. तो उस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे और कैश फ्लो प्रोजेक्शंस के बेसिस पे वो लोग एसेट पे सिक्योरिटी लेके दे देते हैं आपको. ठीक है, तो उससे आपका लोन, उनको पता है कल को अगर इनका मॉडल फेल हुआ या ये बीमार हो तो दे कैन ऑलवेज रीप्रोसेस द ट्रक. ऑफकोर्स होम लोन में भी होता है वैसे, बट किसी का घर बैंक कभी नहीं चाहेगा किसी की मॉर्गेज सेल करे. ठीक है, दे जस्ट वांट टू मेक श्योर फाइनेंशियली दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग दैट एंड दे आर बी एबल टू मेंटेन द रीपेमेंट डिस्पाइट द फ्लक्चुएशन इन द इंटरेस्ट रेट्स एंड ऑल. सो आप ये भी देखोगे कई बार बैंक के जो कैलकुलेटर्स होते हैं, भले रेट 6% चल रहा हो, उनके कैलकुलेटर्स में 8.5-9% इस पे वो लोग असेसमेंट करते हैं. सो दैट वर्स्ट पे भी वो लोग दे आर प्रिपेयर टू मैनेज द रीपेमेंट्स. प्रोसेस क्या रहता है? अभी कोई क्लाइंट आपके पास आया, उनको लोन चाहिए, तो व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दे हैव टू डू? फर्स्ट थिंग यूजुअली हम लोग प्री क्वालिफाई करते हैं उनको कि उनके इनकम क्या है, उनकी लाइबिलिटीज़ और लोन्स कुछ चल रहे हैं नहीं चल रहे, उनका डिपॉजिट क्या है. मेन थिंग इज़ डिपॉजिट. आज के डेट में 5% पे भी हो जाता है डिपेंडिंग ऑन देयर ओवरऑल प्रोफाइल. 5% पे भी लोन हो जाता है. अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो इट्स अ डिफरेंट क्राइटेरिया. अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के लिए 2 साल के लिए फाइनेंशियल्स चाहिए. इट ऑल डिपेंड्स ऑन देयर पर्सनल प्रोफाइल. सो वही रहता है हमको इनकम, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी एंड फैमिली सिचुएशन. ये 4 चीज़ें बहुत जरूरी. और एक चीज़ हम लोग जरूर बोलते हैं कि मैंने काफ़ी देखा हम लोगों के ना मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं क्लाइंट्स के. जैसे आपकी इनकम एक अकाउंट में आ रही है, ठीक है, आपकी एक इनकम अकाउंट में आ रही है और आप उसी से अपने खर्चे भी कर रहे हो. बिल्स आप फिर एक काम करते हो कि आपके जो ऑटोमेटिक पेमेंट या डायरेक्ट डेबिट वो दूसरे अकाउंट से जा रही है. तो कई बार लोग ऑटोमेटिक पेमेंट अपने वो बिल्स वाले अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते और अकाउंट उनका अनअरेंज्ड ओवरड्राफ्ट में चला जाता है. It's not intentional. They've got funds sitting there, but they keep forget to transfer money कि ये बिल ड्यू है इसमें डाल दें अकाउंट. वो नहीं करते क्योंकि लाइफ इतनी बिजी हो जाती है, काम कर रहे हैं. इमिग्रेंट क्लाइंट तो आपको पता ही वैसे ही सुबह से लेकर शाम तक 2-2, 3-3 जॉब्स करते रहते हैं, तो उस चक्कर में भूल जाते हैं. तो जब बैंक्स आपका लोन करने जाती है वो देखती है कि ये फ्रिक्वेंटली ये मिस कर रहा है, अपना डायरेक्ट डेबिट मिस कर रहा है, उससे भी आपकी बोरिंग कैपेसिटी पे फ़र्क पड़ सकता है. दो यू आर नॉट डूइंग इट इंटेंशनली. आपके अकाउंट में पैसे बैंक को पता है, लेकिन बैंक ये सोचता है यार ये तो अकाउंट ही नहीं मैनेज कर रहा है, लोन कैसे मैनेज करेगा. बोरिंग कैपेसिटी और क्रेडिट स्कोर, क्या रिलेशन है दोनों का? क्रेडिट स्कोर आपका गिरता तब है या तो आपने कोई डिफ़ॉल्ट किया हो, या आपने मल्टीपल लेट पेमेंट फीस की हो, या मल्टीपल आपका अकाउंट अनअरेंज्ड ओवरड्राफ्ट में गया हो, तो उससे स्कोर गिरता है. तो अगर आपका स्कोर गिरता है, आपका डिपॉजिट लो डिपॉजिट है, आपके पास डिपॉजिट इतना नहीं, 20% नहीं है, 5%, 10% है, तो उससे भी आपकी बोरिंग कैपेसिटी में डिपेंडिंग ऑन द बैंक फ़र्क पड़ सकता है.
बट हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उस वक्त उसकी असेसमेंट करें, या तो उसको बोलेंगे देख ये बैंक में कर सकते हैं। कुछ कुछ बैंक्स आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि आपने अपना अकाउंट कैसे मैनेज किया हुआ है। कुछ कुछ बैंक थोड़े से लीनियंट होते हैं, और हर बैंक की एपेटाइट होती है कि आज किसी बैंक की इतनी एपेटाइट है, लेकिन 2 महीने बाद वो बोलेगा अब मेरी एपेटाइट नहीं है इतनी, तो वो लोग अपनी लेंडिंग पॉलिसीज चेंज कर देते हैं। ठीक है, आज की डेट में सपोज फॉर एग्जांपल एक बैंक बोल रहा नहीं हमारे को बिजनेस चाहिए, चाहे कैसा भी बस लेके आओ, सो वो आज ले लेंगे आपका बिजनेस। लेकिन दूसरा बैंक के पास पता भाई आपने बहुत कर लिया अभी, ओवर 80%, अभी हमको नहीं चाहिए। सो दे में इवन उनकी पॉलिसी में फिट होगा, कई बार वो बोल देंगे नहीं यार ये इट्स टू रिस्की फॉर अस। सो ये टाइमिंग की भी बात होती है। तो इसलिए मॉर्गेज एडवाइजर कैन हेल्प यू बिकॉज दे नो दैट। बैंक वाला आपको नहीं बताएगा, एज ए एडवाइजर वी नो दैट। तो आप बोल रहे हो कि बेसिकली अगर इस महीने जाऊँ, दिस पॉसिबिलिटी कि इस महीने ANZ की पॉलिसी स्ट्रिक्ट हो बिकॉज उनके टारगेट्स पूरे हो चुके हैं, वेयर एज ASB अभी दे आर स्टिल लैकिंग ब्रांड, दे से ओके विल लेट फॉर दिस मंथ विल लेट समवन विद स्लाइटली लेस डिपॉजिट will be lenient with them. Yeah, not about the less deposit and all. It's about हर बैंक की एक फंडिंग कैपेसिटी होती है ओवर 80% के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट ओवर 80 है, ठीक है, जिनके पास 20% नहीं है। अगर उनकी कैपेसिटी आज बैंक के पास पता है मेरे पास, हमारे पास ओवर 80% देने के लिए इतनी ही कैपेसिटी है, ठीक है, तो उस हिसाब से दे आर वेरी सिलेक्टिव कि हम किसकी एप्लीकेशन करें और किसकी ना करें। ठीक है, और किसी बैंक के पास पता है यार हमारे को वी नीड टू मीट आवर, हमारे पास अभी बजट पड़ा हो, इतनी फंडिंग पड़ी हुई है, वी कैन एलोकेट टू द क्लाइंट्स। सो उस हर बैंक की एपेटाइट चेंज होती रहती है इससे। ठीक है, मेरे को हमेशा से ये क्वेश्चन पूछना था और आई डोंट नो हाउ टू पुट इट इन अ राइट वे। एक अच्छा मॉर्गेज ब्रोकर अगर उसके पास डील आ रही है, वो डील, कई डील्स होती हैं जो क्लाइंट के लिए अच्छा है, कई डील्स हैं वो आपके लिए अच्छे हैं क्योंकि आपको कमीशन मिल रहा, तो आप उस टाइम पे क्लाइंट के लिए करोगे या अपने लिए करोगे? समझ रहे हो आप? बिकॉज एंड ऑफ द डे आप लोग सैलरी पे काम नहीं कर रहे हो। The day any advisor start to think about prioritize himself in front of the client, he will not be a लंबी रेस का घोड़ा, he will collapse. Shortcut, there is no shortcut to success in this industry, any industry I will say. तो आपका ऑनेस्टी होना बहुत ज़रूरी है, अपने आप से भी अपने काम के प्रति भी। तो मुझे लगता है कि पैशन तो ऑफकोर्स है, हार्ड वर्क है, लेकिन आपका इंटेंट ही नहीं है, जो मैंने आपको शुरू में बोला, इंटेंट होना चाहिए कि उसकी हेल्प करनी। सो अगर मुझे लगेगा कि उसका इसमें भला है, मैं उसको ऑनेस्ट रिप्लाई दूंगा। आई विल नॉट ट्राई टू बीट अराउंड द बुश कि भाई ये वो, वी ऑलवेज ट्राई टू गिव द ऑनेस्ट रिप्लाई टू देम। और कई बार होता है हरमन कि कई बार होता है कि आज मेरे पास एक क्लाइंट आया कोई कि जिसका लोन आज नहीं हो सकता, मैं उसको सब बता देता हूँ, बट टाइमिंग की भी बात होती है, जैसा मैंने आपको कहा, उस वक्त उसको शायद लगा यार इसने तो मेरे को मना कर दिया। मेरे पास भी ऐसे क्लाइंट है, तो मैं भी शायद किसी के साथ ऐसे करता हूँ, वो किसी और एडवाइजर के पास जाते हैं और किसी और के एडवाइजर के क्लाइंट भी हमारे पास आते हैं, बट इट्स नॉट कि उसका लोन हो नहीं सकता। ऑफकोर्स इंटेंट तो जरूरी था, प्लस उस वक्त क्या पॉलिसी। अभी रिसेंटली एक हुआ था मेरा एक क्लाइंट का, कीवी सेवर मैच्योर नहीं हुआ, उनको 3 साल नहीं हुए थे, नहीं जॉब में 1 साल नहीं हुआ था, होने वाला था, मतलब 2-3 हफ्ते बचे थे जॉब में। तो मैंने उनको कहा था, उनका जॉब डिपॉजिट कम था, मैंने उनको बोला देखो आपका डिपॉजिट कम है, लेकिन आप इस पॉलिसी में फिट होते, कायंगोरा की पॉलिसी में फिट होते, बस आपको अगर नहीं होगा, 2-3 हफ्ते ही बचे हैं आपके जॉब में 1 साल होने के लिए, तो हम 2-3 हफ्ते बाद डालेंगे तो हो जाएगा। बट फिर भी बट दे वांटेड मी टू अप्लाई फॉर देम, नहीं बोले आप कर दो, बोले मैं कर दूंगा, लेकिन मुझे लगता है अगर नहीं होगा तो इसी कारण से नहीं होगा कि बैंक बोलेगा नहीं 15 दिन हो जाने दो, उसके बाद आप अप्लाई करो। और इट वॉज़ वेरी गुड एप्लीकेशन, स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन थी, बस सिर्फ एक ही कायंगोरा में वही एक पॉलिसी थी जिसमें वो फिट नहीं हो रहे थे, जो मुझे पहले ही लगा रहा है, आई प्री पोजिशन दैट टू द क्लाइंट। तो अब एज यूजुअल आ गया बैंक कि 2 हफ्ते बाद अप्लाई करो, इनके 15 तारीख को हो जाएगा, इनका लोन हो सकता है। तो मैंने अप्लाई आफ्टर 15 days, बट मैंने उनको बोला देखो मैंने आपको बताया था ये वो, तो बस वो क्लाइंट उसके बाद उन्होंने हमसे लोन, मेरे को पता उन्होंने हमसे लोन नहीं कराया, कहीं और जाके फिर जाके लोन करवा लिया। सो नॉट दैट कि हम करा नहीं सकते थे, और ऐसे कई बार होता है कि मेरे साथ भी हो जाएगा, किसी और एडवाइज़र के पास गया हो, उसने वहाँ प्रेजेंट कैसे की हुई एप्लीकेशन या जो भी हुआ हो, नहीं हुआ उसका। ऐसा नहीं कि वो मॉर्गेज एडवाइज़र नहीं चाहता होगा उसका लोन, ऑफकोर्स एवरीवन ट्राइज टू वर्क हार्ड फॉर द क्लाइंट। अगर एक बंदा 2-3 मॉर्गेज ब्रोकर्स को शॉर्ट लिस्ट किया हुआ बात करने में, तो
आपके अकॉर्डिंगली पिक एंड चूज कैसे कर सके? सेम थिंग मेरी इंडस्ट्री में भी होता है। वो तो यार पर्सनल ये है, पर्सनली है। पर्सनल चॉइस है, पर्सनल आप किसके साथ कनेक्ट हो जाते हो, यू नो। आप वो जाएगा 3 के पास, उसको किसके साथ कंफर्टेबल महसूस होगा, उस पर डिपेंड करता है। ये तो पर्सनल चॉइस है, मैं कहूँगा। ठीक है, हो सकता है। और कई बार क्या होता है मेंटल, अब जैसे कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आज मेरा मूड खराब है, ठीक है, आप और दूसरे मॉर्गेज एडवाइजर का मूड बहुत अच्छा था, ही हैड ए वेरी गुड डे एंड आई हैड ए वेरी बैड डे, और मेरे पास आ गया ऐसे टाइम पे, शाम को 4 बजे आ गया मेरे पास कि भाई मेरा लोन करना है ये वो, और मैं उस वक्त वैसे ही फ्लस्टर्ड हूँ, आई हैड ए वेरी बैड डे। सो फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड, यू नो। मेरा तो चेहरे से पता चल जाता है कई बार कि भैया ये बंदे का मूड आज, और मैं कई बार ब्लंटली कुछ भी बोल भी देता हूँ। आई हैव सीन दैट, एंड मेरे को ऐसा फीडबैक भी बहुत बार मिला है कि यार थोड़ा सा आप बोल देते हो, गुस्सा कर देते हो, ये कर देते हो। बोले यार सवाल ही ऐसे करते हो आप लोग कई बार, तो मेरे को हो जाता है, बट इट्स नॉट इंटेंशनल कि मैं उसका भला नहीं चाहता हूँ। तो उस वक्त मैं उसको भगा दूंगा, मना कर दूंगा, लेकिन वो किसी और के पास जाएगा, उसका कनेक्शन जम गया उसके साथ, उसने बहुत अच्छे से बात की उसके साथ। कई बार ऐसे भी आते हैं जो किसी और मॉर्गेज एडवाइजर के बगैर, यार उसने मेरे को सर्विस दी, पर उस एडवाइजर को मैं जानता हूँ वो कैसा है। मेरे बहुत अच्छे 2-3 फ्रेंड्स हैं जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, एंड आई नो उसका इंटेंशन ऐसा नहीं है, बट उस वक्त क्या सिचुएशन थी, उसने कैसा बिहेव किया उस क्लाइंट का, उस पर बहुत डिपेंड करता है यार। लोन के स्ट्रक्चर को रिलेटेड आप कैसे एडवाइस करते हो? क्योंकि काफ़ी स्ट्रक्चर्स होते हैं लोन के, राइट? हाँ, तो मेरे को तो हमेशा कन्फ्यूजन रहती है कि भाई 1 साल का बुक करूं, 2 साल का करूं, स्प्लिट करूं ना करूं, इसका कोई स्ट्रेटजी रहती है या इसकी पर्सनल प्रेफरेंस पे है, पर्सनल रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के ऊपर है? पर्सनल कैपेसिटी पे भी है, पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन पे भी, और उसके पर्सनल आगे चल के उसके प्लान क्या है, 2 साल 3 साल 5 साल के क्या प्लान है। यूजुअली हम तो यही कोशिश करते हैं पूछिए तेरे नेक्स्ट 3-4-5 साल का क्या प्लान है। जब इंटरेस्ट रेट 2.29 2.19 चल रहे थे, हमने कई क्लाइंट को बोला भाई 5 साल का 2.99 आया था। हमने कई लोगों को बोला जिन्होंने 8-8 9 लाख के घर लिए हुए थे उस वक्त, कि भाई 5 साल का फिक्स कर दो, बढ़िया है, अच्छा है, आएगा नहीं ये रेट। बट उस वक्त हमारे बंदों की एनी ह्यूमन बीइंग, उनकी साइकोलॉजी क्या होती है, सबसे छोटा नंबर सबसे अच्छा। 2.19 1 साल का मिल रहा, कर दो। क्योंकि मेरे दोस्त ने ऐसा मैं उन बंदों में से एक हूँ। हाँ, मेरे दोस्त ने ऐसा किया, वो होता है, इट्स अ साइकोलॉजी। ये मेरे दोस्त ने ऐसा किया, कर लेते हैं, ठीक है। बट उस वक्त आपका सबसे पहले तो पूछते हैं कि आपका प्लान क्या है इस घर को लेकर। अगर आप फर्स्ट होम बायर हो कि ये 3 साल है 5 साल है, इसको इन्वेस्टमेंट बनाना है, इसको बेच के इक्विटी करना है, ऑल दैट सिचुएशन के हिसाब से हम एडवाइस करते हैं। पर हम ये बोल देते हैं देखो 30 साल का लोन है, आज 5% है तो कल 7 होगा, कब 2 होगा, आप कैसे मैनेज कर सकते हो इस रीपेमेंट को, अगर ये बढ़ जाए तो। पर फिलहाल मार्केट को देखते हो हम, उस वक्त की मार्केट सिचुएशन क्या है। देखो किसी का क्रिस्टल बॉल तो है नहीं कि भैया जिस प्रेडिक्ट कर देंगे आज इंटरेस्ट रेट कम है तो आगे चल के और कम हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे या जो भी है। हम तो ये बोलते हैं आज की डेट में हम बोल रहे हैं कि 6 months to 1 year इज फिक्स इज करो। स्पेक्यूलेशंस तो ये है कि रेट अभी नीचे आएंगे इस साल के एंड तक, या प्लान तो यही है। रिजर्व बैंक भी चाहती है कि किसी तरह इन्फ्लेशन कंट्रोल हो, इंटरेस्ट रेट कंट्रोल हो, वो वापस नीचे, लेकिन 2% आना बहुत मुश्किल है, 5-5.5 इस टाइप के रहेगा। पर अगर उनका कुछ और प्लान है तो हम कई बार उनको स्ट्रक्चर स्प्लिट करने को बोल देते हैं कि यार एक काम करो, आप 6 month to 1 year का कर दो, कुछ पोर्शन को 1.5 या 2 साल का कर लो, डिपेंडिंग ऑन देयर पर्सनल चॉइस। अगर आपको कुछ लमसम रीपेमेंट करनी है तो कुछ पोर्शन को फ्लोटिंग कर दो। सो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, ऑफसेट लोन, फ्लेक्सी लोन, सो डिपेंडिंग ऑन द पर्सनल चॉइस एंड सिचुएशन। क्लोबैक्स के बारे में बात करें? हाँ, क्लॉबैक, या क्लोबैक्स क्या होते हैं? हमारा बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, हर मॉर्गेज एडवाइजर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है बैंक के साथ कि आपका लोन मिनिमम 3 साल तक क्लाइंट ने रखना चाहिए हमारे साथ। 99% ऑफ द बैंक, 100% ऑफ द बैंक्स का होता है, नॉट 99। हर बैंक का एक क्लॉबैक क्लॉज होता है, चाहे वो एसेट फाइनेंस हो चाहे वो होम लोन हो। अगर आज के लोन अगर कोई भी बैंक से हम कर रहे हैं तो बैंक हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि 3 साल तक वो क्लाइंट हमारे साथ रहेगा। अगर वो रीफाइनेंस करता है या घर बेचता है तो हमको उनको क्लॉबैक देना पड़ता है 3 साल में। यूजुअली हम लोग रखते हैं 27 to 28 months का रखते हैं कॉन्ट्रैक्ट। क्लाइंट को हम बता देते हैं, प्रीपोजिशन कर देते हैं कि देख भाई अगर आपने ये घर बेचा है, रीफाइनेंस किया 27-28 months में, तो हमको एक क्लॉबैक आएगा। हमको तो जो आएगा 27 months में 75% तो आता ही आता है। हम लेकिन 2-2.5 साल का ही रखते हैं क्लाइंट के साथ कि ये सिचुएशन, और आपको जो कैश दिया है बैंक ने, क्योंकि कैशबैक देती है बैंक, इंसेंटिव देती है, वो भी आपको वापस करना पड़ेगा। तो कई क्लाइंट्स को पहले तो लगता है जब
वो लोग कर लोन देते हैं। चाहिए तो नहीं, कई बार कई क्लाइंट को क्या लगता है कि बैंक ने तो हमको कुछ नहीं बोला, हमने भेज दिया, हमने बस कैशबैक बोला था तेरे को, आपका तो कुछ बोला। लेकिन हम लोग वो हाईलाइट स्पेसिफिकली करते हैं, कई मॉर्गेज एडवाइजर भूल जाते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, वो ईमेल जब करते हैं क्लाइंट को लिखा होता है, लेकिन कोई हाईलाइट बहुत ज़्यादा करता नहीं है कई बार। पर हम लोग काफ़ी उस पर एम्फोसाइज करते हैं, देख भाई एटलीस्ट 2.5 साल तक तो रखना, हमने बहुत मेहनत करते हैं इस काम पे, वी वॉन्ट अस टू वी गेट पेड, हमको अपनी जेब से नहीं देना चाहते हम भी। 2.5 साल तक तो हम कर लेंगे, उसके बाद अगर आप करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी, आपको पे आप करना। क्लॉबैक जो आपको बैंक से चार्ज होता है वही हम उसकी वही स्क्रीनशॉट करते हैं, उसके ऊपर आपका कोई मार्कअप रहता नहीं है, एडमिन फीस और कोई परसेंटेज हम नहीं नहीं रहती है। लगाते। हम वो स्क्रीनशॉट भेज देते हैं क्लाइंट को, देखो भाई ये आया है, बैंक से आया है कि ये बैंक से बैंक ये आया है, हमने बैंक को ये पे कर दिया है, तो आप हमको पे, हम उनको इन्वॉइस कर देते हैं। मैंने काफ़ी बार सुना है देयर अलग अलग बैंक्स होते हैं, उनकी कैटेगरी होती है, टियर 1 बैंक, टियर 2 बैंक, टियर 3 बैंक्स। आम बंदे के लिए क्या फ़र्क पड़ता है, क्या क्या होते हैं ये टियर्स और किस बेस पे होते हैं? नॉन बैंकिंग की बात कर रहे हो आप? हम्म। सारे बैंक मेन है। कई लोगों को लगता है कि ऐसे टर्म है बाय द वे, मैंने जो सुनी, टियर 1 टीयर टियर 2 2। टीयर 3 वैसे हम लोग बोलते नहीं, हम लोग बस नॉन बैंक्स बोलते हैं, बट वो हाँ कॉमन बैंक बोलते हैं टीयर 2 टीयर 3। फाइनेंशियल इंडस्ट्री में भी काफ़ी टीयर 2 टीयर 3 बोलते हैं, बट दे आर ऑल नॉन बैंक्स हु आर लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक अवंती फाइनेंस और लिबर्टी फाइनेंस एंड रेजिमैक, दीज बैंक्स, उनके इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होते हैं। तो हाउ कैन, अगर मेरे को ANZ, ASB, वेस्टपैक ने मना कर दिया तो वो लोन दे रहे हैं, व्हाई इज दैट? क्योंकि दे नो दैट यू आर देयर फॉर शॉर्ट टर्म, ठीक है, दे आर देयर टू स्क्वीज आउट मैक्सिमम आउट ऑफ यू। हमारी तो ये कोशिश होती है कि भाई किसी तरह मेन बैंक से ही हो जाए, जितने भी मेन बैंक है न्यूजीलैंड, जो रजिस्टर्ड न्यूजीलैंड बैंक्स हैं। बट क्लाइंट उस वक्त अगर डेस्परेट है कि वो बोलता नहीं मेरे को लोन चाहिए किसी भी हालत में, चाहे कैसे भी करा दो, देन ओनली वी अप्रोच द टीयर 2 टीयर 3 बैंक्स। कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ के लिए कुछ टीयर 2 टीयर 3 बैंक अप टू 80% भी कर देते हैं, बट इट्स ऑल पर्सनल चॉइस, अगर आपको कितने डेस्परेट हो आपको लेना है। हमारी तो कोशिश रहती है इट्स टू एक्सपेंसिव, नॉट वर्थ डूइंग इट अनलेस यू रियली 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 want to pay that kind of, because you are paying a fees, you are paying an interest rate, so it's very expensive exercise. कुछ केसेस में वो there's a premium on top of प्रीमियम देते हो आप, फीस देते हो, 4-5 हज़ार फीस, जो रिकवरेबल नहीं होती है, वो रिकवरेबल नहीं होती है। और वो देख आप खुद सोचो ना, दोज बैंक ऑल्सो नो कि आप शॉर्ट टर्म के लिए हो, तो दे आर गोइंग टू स्क्वीज मैक्सिमम आउट ऑफ यू। उनके साथ 30 साल का लोन कर नहीं रहे हो आप 3 उनको उनको पता है 6 महीने साल भर क्या है। पर तो अब तक जितने भी हरमन हमने किए वो 3-4 महीने बाद ही परेशान हो जाते हैं, भाई निकालो हमको, क्या फंसा दिया। मैंने भाई बताया था आपको मत कर, लेकिन उस वक्त बस डेस्परेशन रहता है। तो आपको क्या लगता है इस मॉर्टगेज इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है? ऑब्वियसली मैंने पहला घर लिया था 2011 में, उस टाइम पे इतना नहीं था। उस टाइम पे मेरे को याद है मेरा जो पहला लोन था वो एक्चुअली ANZ से कोई बंदा गाड़ी में आया था, तो उनके पास वो मोबाइल बैंकिंग वाले होते थे, MMM, या मैंने कॉल सेंटर फ़ोन किया तो वो बंदा ही आ गया और उसने सारा पेपर वर्क, मेरे को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। ये मेरा 2011 का एक्सपीरियंस है। उसके बाद अलग अलग एक्सपीरियंस रहे हैं। बिफोर आई मूव टू क्राइस्टचर्च जने फिर मैं आपसे मिला। तो आपको क्या लगता है, जैसे हमारी इंडस्ट्री काफ़ी चेंज हो रही है विद न्यू टेक्नोलॉजी, AI वगैरह में, आपको क्या लगता है कि अगले 5 साल से 10 साल में मॉर्टगेज ब्रोकर्स का रोल और प्रोमिनेंट बढ़ने वाला है कि नहीं? ऐसा कुछ सोचते हो आप? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन हरमन। हम लोग हमारी बैंक से भी बात होती रहती है। दे आर सेइंग मॉर्टगेज इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एवरी ईयर। काफ़ी बैंक्स अब धीरे धीरे, कीवी बैंक पहले इतने मॉर्टगेज एडवाइजर्स लेता नहीं था, अब दे आर ऑल्सो स्टार्ट टेकिंग अब गेटिंग मॉर्टगेज एडवाइजर्स ऑन बोर्ड एंड मॉर्टगेज इंडस्ट्री इज ग्रोन। ANZ बैंक आई थिंक इज द oldest one who has been working with the mortgage advisors. They are saying it's gone 60 to 70% of their business comes from the mortgage advisor industry now. When they started it was 10-20%. So 60 to 70% is a huge. Plus आपने देखा होगा बैंक्स में भी अब स्टाफ धीरे धीरे और कम हो रहा है, सब ऑटोमेशन हो रहा है। तो या तो वो कॉन्टैक्ट सेंटर में आप फ़ोन करोगे तो आपको एक, हाँ, MMM जैसे आपने बताया कि आपके ऐसे ANZ का मॉर्गेज मोबाइल मॉर्गेज मैनेजर आया था, MMM रोल इज स्टिल देयर। वो लोग अभी भी आके आपके घर पे मिलते हैं, बैंक्स के मोबाइल मॉर्गेज एडवाइजर्स, वो आफ्टर आवर्स भी आके मिलते हैं। बट मॉर्गेज एडवाइजर्स इंडस्ट्री इज डेफिनेटली ग्रोइंग significantly, and times to come it will grow irrespective of the AI or not. We are also trying and implementing AI in our day-to-day life now.
So क्या that's the आपने अभी future. 4 साल में क्या बदलाव देखा है मेन 4 साल पहले जब आपने स्टार्ट किया था वर्सेस नाउ? फर्स्ट होम बायर्स बहुत ग्रो हुए हैं अभी हमारे पास, काफ़ी कितने इमिग्रेंट्स, इतने वीज़ाज आए हैं अभी, उसके कारण रेजिडेंट वीज़ा के बाद सीधा रेसिडेंट आपके वीज़ा पास के बाद बहुत बिजनेस लोन की इंक्वायरीज बहुत ज़्यादा आ रही है अब, बहुत ज़्यादा आ रही है बिजनेस लोन की इंक्वायरी, एंड इट्स वेरी चैलेंजिंग टू डू गेट थ्रू अ बिजनेस। आपको क्यों लगता है क्यों है? आई थिंक जो इमिग्रेंट्स के वीज़ाज आए हैं, एवरी वन वॉन्ट्स टू ग्रो ऑफ कोर्स, व्हेन जो यहाँ आए हैं वो लोग को अपना बिजनेस लेना है या घर लेना है, तो दैट्स व्हाई दे आर जस्ट ट्राइंग टू बाय अ बिजनेस एंड सेट देमसेल्व्स अप फॉर लाइफ। अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो ऑब्वियसली आप उनके फाइनेंशियल्स देख रहे हो, पर एज अ मॉर्गेज ब्रोकर आपके पास ये भी प्रिविलेज है कि आपको पता है कि थोड़ा सा आइडिया है कि हाउ दैट बिजनेस ऑपरेट्स, क्योंकि आप यू माइट हैव अदर क्लाइंट, तो आप उस केस में भी एडवाइस देते हो नहीं। जैसे एग्जांपल मैंने बोला कि भाई मेरे को अभी अपना कैफ़े खोलना है, तो ऑब्वियसली आपने किसी ना किसी कैफ़े ओनर के फाइनेंशियल्स देखे होंगे और उनका लोन किया होगा। आपको काइंड ऑफ यू हैव दिस प्रिविलेज कि आपको एक्चुअली बॉल पार्क पता ही रहता है कि भाई कौन अच्छा कर रहा है कौन अच्छा नहीं कर रहा। तो ये चीज़ में जब मैं एडवाइस लेने आ रहा हूँ तो उसमें आप क्या एडवाइस देते हो या क्या वैल्यू प्रोवाइड करते हो? सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ भाई तेरा इंटेंट क्या है वो बिजनेस को लेके, तेरे में पैशन है कि उस बिजनेस को, जैसे मैंने आपको शुरू में बोला बिजनेस फेल नहीं होता, आपका इंटेंट, आपका मैनेजमेंट फेल होता है। कोई भी बिजनेस, चाहे एक कैफे हो या कोई भी कैफे हो, आपका इंटेंट क्या है, दैट्स इंपॉर्टेंट। कोई भी बिजनेस आप, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए कुछ बिजनेसेस के, सब बोल रहे हैं हॉस्पिटल इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रहा है, कोई स्ट्रगल, देयर आर लॉट ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज विच आर डूइंग रियली वेल। आप 5th स्ट्रीट देख लो, आप कोई भी देख लो, दे आर डूइंग, वाई दे आर डूइंग वेल, बिकॉज उसका जो प्रिंसिपल्स है, जो उसने अपनी, उसका इंटेंट है, मैनेजमेंट है, दैट्स हाउ इट्स अंडर हिज कंट्रोल। सो मैं सबसे पहले यही पूछता हूँ भाई तेरा इंटेंट क्या है, बिजनेस का प्लान क्यों करना चाहता है बिजनेस, वाई दिस बिजनेस। इफ ही हैज गॉट द आंसर फॉर दैट देन वी कैन रियली एडवाइस हिम प्रॉपरली। अगर उसका इंटेंट ही नहीं यार वो भी कर रहा है मैं भी, और ज़्यादातर यही होता है उसने लिया तो मैं भी कर ला, पाजी ऐसे पीछे रह जाएंगे उनका सबसे बड़ा ये रहता फोमो, सबसे बड़ा फोमो रहता है। आपके काफ़ी क्लाइंट इंडियंस हैं? हाँ जी। कितने परसेंटेज होंगे? रफली अराउंड 70-80%। 80%। मेरे 50% क्लाइंट्स इंडियन हैं। और कई बार क्या होता है कि जैसे आप काम करते हो मैं भी उस तरह पैशनेट हूँ, कई बार कोई बंदे आते हैं मैं उनको एडवाइस देता हूँ वगैरह, बट देन आई फाइंड आउट ओवर द टाइम एक्सपीरियंस के साथ कि कई लोगों को ज्ञान नहीं चाहिए, उनको बस ये है कि भाई काम हो जाए, पाजी हाँ काम हो जाए, काम हो जाए, उनका काम हो जाए, उनका सबसे रहता है इंडियन कि भाई लोन करवा दो, हम देख लेंगे बिजनेस हम चला लेंगे, हमको लोन करवा लो। वो होता है किसी तो तरह फिर लोन भी कर देते हो? देखो हमारी तो कोशिश यही रहती है कि लोन होगा तभी हम लेते हैं, नहीं होता होगा तो मैं उसको बोल देता हूँ। और कई केसेस में हमने ऐसे भी किया कि प्लान किया है और अनसक्सेसफुली प्लान किया है कि 3 महीने रुक जा भाई, तू 3 महीने में ये कर ले। 3 महीने में हो सकता है मेरे पास ना आए, बट एटलीस्ट मैंने उसको एक डायरेक्शन दे दी, आज नहीं तो कल उसको याद रहेगा भाई मैंने उसको बताया था, एडवाइस सही दी थी। आप अपना इंटेंशन सही रखोगे हरमन, पीपल विल कम। इंटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पैशन इज ऑफकोर्स, पैशन एंड हार्ड वर्क है, लेकिन आपका इंटेंट क्या है, आप सच में हेल्प करना चाहते हो या अपनी हेल्प करना चाहते हो, आप उसकी हेल्प करोगे तो आपकी भी हेल्प हो जाएगी अपने आप। पर कई बार ये चैलेंज रहता है क्योंकि मैं उस स्टेज से गुजरा हूँ, बिकॉज यू लूज लॉट ऑफ बिजनेस एज वेल बिकॉज ऑफ दैट। कई बार मेरे को होता है, जैसे एग्जांपल देता हूँ, मेरे को कोई बोलता है मेरे को घर बेचना है और मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम्हारा विजन क्या है, 3 साल 4 साल 8 साल, उनको है कि हमको ये बेच कर ये करना वगैरह। मैं उनको बोलता हूँ कि तुम जो करना चाहते हो वो तुम बिना घर बेचे भी अचीव कर सकते हो, थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, उनको प्लान वगैरह कर देता हूँ, तुमको घर बेचने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ट्रूली बिलीव करता हूँ कि यार घर बेचना आसान है, उसको बनाना मुश्किल है। यू आर राइट, ठीक है ना। तो मेरा इंटेंशन भी वही रहता है, इंटेंट सही रहता है, लेकिन कोई और आता है ब्रोकर एजेंट, घर कितने का है, स्वीट मेरे पास ये बायर है, कल घर में बिक जाएगा, तो उस केस में यू लूज आउट, आई लूज आउट या लूज आउट। आपने उसको देखो, आई एम प्रीटी श्योर जिसको आपने ये एडवाइस की होगी वो बैक ऑफ द माइंड आपकी एडवाइस याद भी रखेगा और उसको पता है कि आपने ऑनेस्ट एडवाइस दी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उसको पता है आपने दी, भले ही वो आपने वो सेल मिस कर दी, आपका भला नहीं हुआ, बिकॉज उसका उस वक्त ऑलरेडी साइकिल उसने डिसाइड कर ही लिया था। सो यू हैव टू गेज कि उसका सही में इंटर, आपने उसको बता दिया देख भाई मैं बेच दूंगा आपका घर, लेकिन आइडियली आपने नहीं बेचना चाहिए,
बट हाँ ठीक है, आप बेचना चाहते हो, आप उसका अप्रेजल करो, आप उसको बताओ कि भाई इतने तक जाएगा, ये मार्केट के हिसाब से इतने। आप आपकी इंडस्ट्री कैन बी वेरी फनी, देयर सो मच कंपटीशन एज वेल। ऑफ कोर्स हमारी इंडस्ट्री में बहुत कंपटीशन है, लेकिन आपकी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा अभी कंपटीशन हो रहा है और बहुत ज़्यादा हलचल है। तो एक नहीं तो दूसरा, उनको क्या, बस उनको बेचना है ना। ही हैज़ कम टू यू, आप ये समझ लो, अब आपके पास आया है, यानी ही हैज़ ऑलरेडी मेड अप हिज माइंड। You He's give him the already right, moved on technically. yeah, he has moved on. So you gave him the advice कि भाई मैं तू बेचना चाहता है, ठीक है, that's fine, this is what I think, but चल तू बेचना चाहता है, this is how I can help you and this is how we can market your house. That's what I feel you should do. Another challenge जो एज अ रियल एस्टेट मैं बहुत फेस करता हूँ कि सी हमारे लिए इट्स नॉट बिकॉज वी हैव बीन ट्रेन्ड, बिकॉज ओवर द टाइम व्हेन आप काम करते हो, कोई भी अच्छा एजेंट होएगा ना, वो जेन्युइनली बिलीव करता है, और दिस इज़ अ रियलिटी, कि ऑक्शन इज़ द बेस्ट वे टू सेल अ होम फॉर बोथ बायर, फॉर बोथ सेलर, बिकॉज दे पुट बोथ ऑफ देम इन वन रूम, क्रिएट द अर्जेंसी, ठीक है ना। और मॉर्गेज ब्रोकर्स का सबसे बड़ा हमको चैलेंज रहता है कि हमारे पास काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि उनके मॉर्गेज ब्रोकर्स ने उनको मना किया। तो हाउ वाई ये क्यों करते हैं ऐसा मॉर्गेज ब्रोकर? देखो, जैसा कि बताया कि अगर वो फर्स्ट टाइम बायर है तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है उसके डिपॉजिट का। उसका 20% डिपॉजिट नहीं है। उस केस में बैंक की एक कंडीशन, मेन कंडीशन होती है वैल्यूएशन कंडीशन, ठीक है। वैल्यूएशन हैज़ टू कम इक्वल टू और मोर देन योर परचेज प्राइस। आज वो आप उसको ऑक्शन में लेके जा रहे हो, उसने, और वो $1000 की वैल्यूएशन है, कम से कम $900,000 की वैल्यूएशन होती है, उस पर भी आएंगे अभी, ठीक है। वैल्यूएशन उसने करानी है बिफोर, बिकॉज ऑक्शन इज अनकंडीशनल, ठीक है। ही इज वॉकिंग इनटू द ऑक्शन रूम विद द इंटेंट ऑफ बाइंग दैट प्रॉपर्टी। अगर इफ ही सक्सेसफुल ऑक्शन, ही हैज़ टू टेक इट। तो उसको एक खर्चा करना पड़ेगा उसमें, एक वैल्यूएशन कॉस्ट का, बिफोर ही गोज इनटू द ऑक्शन, जो कि $1000। और कई बार हुआ है हमारे साथ ऐसा, हमने क्लाइंट को बोला है, उसने वैल्यूएशन करा लिया एंड ही वॉज नॉट सक्सेसफुल एट द ऑक्शन। भाई नहीं बिकी, मतलब उस ही वॉज नॉट सक्सेसफुल, क्योंकि उसको पता था, अभी रिसेंटली हुआ था, 629 की वैल्यूएशन आई थी, क्लाइंट को 650 चाहिए थे, ठीक है। तो अब वो 650 पे वो नहीं जा सकता था, क्लाइंट ने 650 बोल दिया, अब वो ऑक्शन पे ही वॉज ओनली बिडर, वो बेचारे ने $1000 की वैल्यूएशन भी करा ली, बट वो 629 के ऊपर जाएगी, उसका डिपॉजिट ही लिमिटेड है, क्योंकि बैंक इज गोइंग टू लेंड हिम 90% ऑफ द 629, नॉट ऑफ 650। सो ही हैज गॉट ओनली 63,000 डिपॉजिट। Where will he get the rest of the money? He doesn't have it. So that money is gone down the drain. ठीक है, वैल्यूएशन के पैसे उसके पास, अब नेक्स्ट घर वो देखने जाएगा, उसमें भी उसको वैल्यूएशन करानी। तो भाई अगर वो हर प्रॉपर्टी ऑक्शन पे जाता रहा तो बेचारा वैल्यूएशन पे ही पैसे खर्च करता रहेगा। पर एज अ मॉर्गेज ब्रोकर आप उनको बता देते हो, हम बता देते हैं, उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी है। सो इट्स अ वेरी चैलेंज। आप खुद सोचो, अगर हरमन आप भी फर्स्ट होम बायर हो, आपको मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है यार, ऑक्शन में आप जा रहे हो, आपको एजेंट बोल रहा नहीं है ठीक है आप जाओ, हो जाएगा, कोई बिडर नहीं है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग हेयर। मॉर्गेज रियल एस्टेट एजेंट का काम होता है कि मैक्सिमम लोगों को ऑक्शन रूम में लेके जाना या डेडलाइन सेल में मैक्सिमम ऑफर करवाना, टू शो दैट पावर टू द वेंडर, देखो हमने इतने ऑफर लाए या इतने लोग आए थे आपके प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड थे। काफ़ी लोग करते हैं, बट हमारी इंडस्ट्री में जो एजेंट है, जो अच्छे एजेंट है, वो इसलिए नहीं करते हैं कि टू शो द वेंडर। सी एजेंट को कमीशन पे कर रहा है ओनर, एजेंट का कर्तव्य यही है इन न्यूजीलैंड में कि ओनर के लिए मैक्सिमम डॉलर लेके आए। अब एजेंट का काम है नेगोशिएट करना, और नेगोशिएशन लेवरेज तभी कर पाते हो अच्छा, यू आर इन बेटर पोजीशन और आवर वेंडर इज इन बेटर पोजीशन, कि अगर यू गेट इनटू मल्टीपल ऑफर सिचुएशन। क्या रहेगा कि अगर आपका घर है, आपके घर पे सामने अब एक बंदा लेने को तैयार है, सिर्फ एक ही बायर है, तो दैट डील में वर्क फॉर दैट बायर, बिकॉज ऑब्वियसली एज एजेंट आप नेगोशिएशन करोगे, लेकिन इतना क्योंकि कंपटीशन नहीं है, और कंपटीशन से ही प्राइस ऊपर होता है, तो इतना लेवरेज नहीं कर पाते हो। दैट इज़ द मेन गोल फॉर अ वेरी गुड एजेंट और फॉर द एजेंट हु नोज व्हाट इज डूइंग। बट कई लोगों को दिखाने के लिए भी करना होता है। मैं तो आजकल ज़्यादातर ये देखता हूँ भाई, जितने नहीं आप डाल दो ऑफर डाल दो, अरे प्री ऑक्शन ऑफर डाल दो। अरे भाई अभी 20 दिन ऑक्शन को, वो बेचारे का भी लोन हुआ ही इतना का ही हुआ है, ऑक्शन में उसको अपना वैल्यूएशन भी करानी पड़ेगी, एंड इट्स लॉट ऑफ मनी यार। कितने ऑक्शन, अगर वो नहीं जीता ऑक्शन में तो क्या,
और कई बार हो चुका है, मैंने कई बार देखा क्लाइंट देन, और ऐसे भी हो चुका है हमारे साथ कि हमने 2 बार ऑक्शन अपना वैल्यूएशन करा लिया है और दोनों बार बेचारा फेल होगा, थर्ड टाइम उसने बोला मेरे को अब लेना ही नहीं, ऐसा भी हो जाता है। तो उस बिकॉज फर्स्ट होम बायर का 10%, इवन $1,000 $2,000 एवरी डॉलर काउंट्स फॉर हिम। सो एक वो सबसे बड़ा चैलेंज, दैट्स व्हाई वी टेल क्लाइंट कि भाई ऑक्शन में तू जाएगा तो ये रिस्क है तेरे, तो वो सोच के जा कि कल को ऐसा ना हो कि तूने वहाँ पे वैल्यूएशन भी करा या फिर तू अपने रिस्क पे जा बिना वैल्यूएशन कराए, कि अगर डिफरेंस हुआ, अगर नहीं आए तो तेरे को देना पड़ेगा। अगर आगे तो वेल एंड गुड है, नहीं तो नासी, बट दैट्स नॉट रिकमेंडेबल, नॉट रिकमेंडेड। वो तो एजेंट के लिए भी नहीं है। और जो आप एजेंट की बात कर रहे हो, अगेन आप हमारी इंडस्ट्री में भी वो लंबी रेस के घोड़े नहीं बन सकते। Yeah. अगर लंबी रेस के घोड़े बनना है, देयर आर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, आप उनको फॉलो करोगे, इंटेंट क्लियर रखोगे तो बढ़िया रहेगा। या आपकी और ये रियल एस्टेट की इंडस्ट्री पैरेलल चलती है, ठीक है ना। एंड ऑफ द डे जैसे मेरे काम में क्या है कि एंड ऑफ द डे अगर जब तक मैं रिजल्ट लेकर नहीं आता हूँ, विच इज़ बेसिकली हाउस इज सोल्ड एट द प्राइस यू आर हैप्पी एट, तब तक मैं फ्री में काम कर रहा हूँ। वी डोंट वर्क ऑन सैलरीज, वी डोंट वर्क ऑन, इट्स प्योरली बेस्ड ऑन कमीशन। और आई स्ट्रांगली बिलीव कि घर एजेंट नहीं बेचते हैं, घर ओनर बेचता है। एजेंट का काम है उनको इंफॉर्मेशन देना, उनको ऑफर लेकर देना और गिव देम काइंड ऑफ योर रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन द फैक्ट्स। अब उसके ऊपर ओनर के ऊपर है कि ओनर को वो ऑफर एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, क्योंकि डिसीजन पावर ओनर के ऊपर है। तो ओनर इज द एक्चुअली person who is the deciding factor. Yeah, and they are the one who will actually sell the house. The reason I'm mentioning this to you is because आपकी इंडस्ट्री भी ऐसे ही है। You could be, आप 2-3 महीने एक एप्लीकेशन पे काम कर सकते हो, प्री अप्रूवल पे लोग बैठे रहते हैं, और यू कैन हैव कोई बंदा 6 महीने से घर ढूंढ रहा है, और आपको हमारे जैसे बंदों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हाउ डू यू मैनेज दैट? यार सबसे पहले तो हम क्लाइंट से जब भी हम बात करते हैं, सबसे पहले तो उसको पूछ लें भाई तेरा बजट कितना है, कितने का घर देख रहे हो, कितने का प्री अप्रूवल चाहिए। आइडियली फर्स्ट होम बायर्स ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि बहुत अनरियलिस्टिक भी होते हैं कई बार कि यार हमको मतलब 8 लाख का ही घर लेना है, 9 लाख का ही घर लेना है, विच इज़ गुड, दैट्स फाइन, दैट्स व्हाट यू वांट टू ग्रो इन लाइफ। हम पहले तो बजट उसका डिफाइन कर लेते हैं कि कितने तक जा सकते हो आप। ज़्यादातर लोग या तो कंस्ट्रक्शन लोन आज के डेट में करवा रहे हैं या फिर वो 650-750 के रेंज में रहते हैं। तो हम बता देते हैं कि भाई इस रेंज में देख रहा है, उसकी आप कौन से सबर्ब्स में देखना चाहते हो, कौन से एरिया आपने टारगेट किए हुए हैं, किस टाइप का 3 बेडरूम 2 बेडरूम, स्कूल जोन, ये काफ़ी सवाल करके वी जस्ट एडवाइज देम ओके टॉक टू दिस गाय और टॉक टू दिस पर्सन। और लिस्टिंग बेस्ट या तो ट्रेड में देख लो या कोई अच्छा एजेंट अगर हम बोल देते उससे भी बात कर लो। 2 या 3 एजेंट के नाम हम भी दे देते हैं उनको, जस्ट टॉक टू देम और गो थ्रू ट्रेड मी, गो इन टू ओपन होम्स, ट्राई एंड गो इन टू मैक्सिमम ओपन होम्स। देयर इज नो money involved when you're going into an open home trying to gauge the market. That's how we advise them. At least go and visit open homes and keep looking on TradeMe. If I were to ask you, what are the top 3 things which you can offer जो आपके कंपटीशन से आप मे बी बेटर ऑफर कर सको? 3 चीज़ें ऐसी। बेटर कर सकते कि नहीं, आई एम प्रीटी श्योर सारे मॉर्गेज एडवाइजर यही करते होंगे, आई एम प्रीटी श्योर वो बेटर है यार। मेरी यही कोशिश होती है भाई मैं उसको ऑनेस्टली बता दूं, सब इंटेंट अच्छा रखूं अपना। ऑनेस्टी तो सेकंड इंटेंट है ना, इंटेंट अच्छा रहे, मैं उसको बता दूं भाई ये फैक्ट्स हैं, ये फिगर्स हैं, ये तेरा हो सकता है, ये नहीं हो सकता। लोन में तो किसी भी तरह करा हो जाएगा तेरा, इससे हो जाएगा या उससे हो जाएगा। देखो कोई भी एप्लीकेशन, हरमन मैं बताता हूँ आपको, अगर कोई भी एप्लीकेशन लोन की डिक्लाइन नहीं हो सकती आपका, आपने अगर प्रेजेंट किए, बट अगर सामने वाला जो दूसरा बंदा है, अगर मैं आज 3 कदम चल रहा हूँ उसको भी 1 कदम चल के आगे आना पड़ेगा। इट्स अ वेरी चैलेंजिंग एप्लीकेशन, ठीक है। 100% रिजल्ट आ सकता है हर एप्लीकेशन का इफ़ यू बोथ वर्क टुगेदर लाइक क्लाइंट एंड द मॉर्गेज एडवाइजर एंड ऑफ कोर्स इफ द एजेंट इज इन्वॉल्व टुगेदर टू मेक एन एप्लीकेशन वर्क। बट वही हो जाता है कि कई बार आप अप्रूवल दे देते हो, फिर क्लाइंट को लगता है ये नहीं वो करना है, ऐसे करना चाहिए था। और हमारे क्लाइंट्स को फीडिंग बहुत आती है ना, क्यों ना, अगर आज एक ने घर लिया, उसके किसी दोस्त ने घर लिया है, उसको लगता है उसके दोस्त को सब पता है, हमको कुछ नहीं पता, उससे फीडिंग आ रही है, फिर उधर से फीडिंग आ रही है, फिर दे गेट कन्फ्यूज। फर्स्ट होम बायर्स कन्फ्यूज। सबसे बड़ा जो आपने मुझे चैलेंज पूछा ना, यही होता है कि उनको इतनी ज़्यादा फीडिंग आती रहती है इधर उधर से कि वो खुद ही कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या करें। तो इस चक्कर ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है हमको, और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो जाती है फिर।
और फर्स्ट होम बायर्स ने मुझे तो नहीं लगता, अगर आप लोग देखो एवरेज सैलरी कितनी है यहाँ पे, एवरेज सैलरी हस्बैंड एंड वाइफ की अगर आप 55,000 पर पर्सन। 110 एवरेज फैमिली इनकम है, ठीक है। अगर बच्चे नहीं है 110 की इनकम में आप बोल रहे हो मुझे 8 लाख का घर चाहिए, 9 लाख लोन करा देंगे आपका कहीं से भी 10% 15%। बट आप सोचो आज की डेट में वो रेंट कितना दे रहा है, आप पूछते हैं उनको 350 400 रेंट कब से दे रहे हो आप, 5 साल से दे रहे हो। खुश हो उस घर में, हाँ खुश है, लेकिन अब खुद का लेने का सोच रहे हैं, चलो रेसिडेंसी हो गई। बट आप खुद सोचो यार कि आप $300-400 रेंट दे रहे हो, अगर इंटरेस्ट रेट 30 साल में अभी आज 7% पे बैठे हैं, आपने $800 8 लाख का घर ले लिया, उसकी रीपेमेंट कितनी आएगी, $1,000 के ऊपर आपकी रीपेमेंट आएगी, रेट्स देना है, इंश्योरेंस देना है, इट्स टू मच। मैं ये नहीं बोलता पे नहीं करते, इमिग्रेंट क्लाइंट ऊबर चलाएगा, ओला चलाएगा, कुरियर करेगा, he will make sure he is making the repayments, but इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन द फैमिली। आपने घर, हाँ आपने घर लिया उसको एंजॉय करने का, वो घर तो एंजॉय नहीं कर रहे। कई क्लाइंट आते हैं जिनके अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, अभी बस पेड पेरेंटल लीव से निकली है वाइफ, अब घर बनवाना है 8-8 लाख का। मतलब बनाओ भाई, मैं भी चाहूँगा आप बनाओ, जितना बड़ा लोन उतनी मोटी कमीशन मिलेगी, लेकिन मत करो ऐसा। मतलब टेक अ स्टेप, बट टेक बेबी स्टेप, एटलीस्ट बी अवेयर ऑफ योर, बी कॉन्शियस ऑफ योर फाइनेंशियल सिचुएशन। मैं ये नहीं बोलता आप मत करो, ग्रो मत करो लाइफ में, हमने भी किया, आप भी करो, सब करें। और हम चाहते हैं अपने इंडियंस और जितने भी इमिग्रेंट्स हैं बहुत ग्रो करें इधर, कि फर्स्ट जनरेशन है और सेकंड जनरेशन, सब सेकंड जनरेशन ये ना करें, स्ट्रगल ना करें। आप कर लो, बट एट वॉट कॉस्ट, यू आर नॉट एंजॉइंग दैट होम। आप जा रहे हो, ओवर टाइम कर रहे हो, घर तो बना लिया आपने नया घर, पर रह कितना रहे हो उसमें। मैं अभी बात करूँगा सक्सेस रेट के ऊपर। अब क्योंकि मेरी इंडस्ट्री में क्या है कि नो मैटर आप जितने मर्जी एक्सपीरियंस्ड स्टार एजेंट हो या फिर आप न्यूबी हो, किसी का भी 100% सक्सेस रेट होता नहीं है। राइट नाउ आई एम सिटिंग एट 80 to 85% ऑफ सक्सेस रेट। दैट मीन्स कि अगर मेरे पास आज की डेट पे इस साल में अगर 100 घर मैंने लिस्ट किए हैं, उसमें से मैं 80-85 ही बेच पाऊँ। ऐसा कोई मैट्रिक्स होता है जो मॉर्गेज ब्रोकर्स का? कोई भी इंडस्ट्री में आई डोंट थिंक सो देयर इज 100%, चाहे कोई भी इंडस्ट्री, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो चाहे कोई भी, सॉरी फिल्म इंडस्ट्री बोल रहा हूँ, बट या कोई भी इंडस्ट्री। और कोई ऐसे मॉर्गेज हमारे इसमें भी नहीं होता। हम लोग कई लोन करते हैं जिसमें से 10 से 15 या 20% सेटल नहीं होते, क्योंकि क्लाइंट का या तो प्लान चेंज हो गया या उसने प्रोसीड नहीं किया, उसके अब प्री अप्रूवल लेके बैठा रहा 6 महीने हो गए, फिर उसने डिसाइड किया अब नहीं लेना है। होता है, कई बार होता है। हमारी कोशिश होती है कि भाई ले ले, अब अप्रूवल पड़ा है, वेस्ट मत कर, स्पेशली अगर वो 20% से कम के डिपॉजिट पे। तो रिकग्निशन किस बेस पे होती है आपकी इंडस्ट्री में? लाइक रिकग्निशन इन टर्म्स ऑफ, अगर हमारे इधर अगर रेवाइट की बात करें, एग्जेक्टिव लेवल है, प्रीमियर लेवल है, इलीट लेवल है, दैट इज़ बेस्ड ऑन कि हमने GCI विच इज़ ग्रॉस कमीशन, ठीक है ना, उसके बेस पे हमारी रिकग्निशन होती है। तो आपके इधर रिकग्निशन क्या चीज़ डिफाइन करती है कि यू आर एक्सपीरियंस गुड एजेंट और गुड ब्रोकर और नॉट? नंबर्स ऑफ कोर्स मैटर्स इन टर्म्स ऑफ, जैसे आपने बोला टॉप 10 मॉर्गेज एडवाइजर्स, तो वो लोग देखते हैं कि आपने कितने लोन ड्रॉ डाउन किए, आपकी FSCL में कंप्लेंट्स हैं, कितनी कोई कंप्लेंट्स है कि आपकी, हमारा जो NZFSG जो ग्रुप है वो देखता है कि आपका कंप्लायंस कितना स्ट्रॉन्ग है, यानी आपने जो एप्लीकेशन, क्योंकि कंप्लायंस बैकग्राउंड में क्लाइंट्स को नहीं पता, तो हमको कंप्लायंस भी काफ़ी करना होता है। आपकी इंडस्ट्री में ऑफकोर्स कंप्लायंस होता होगा, एंड नंबर्स ऑफकोर्स मैटर्स, तो ये सब भी होता प्लस। लेकिन बैंक्स ये जरूर देखती है, सपोज आज मैंने एक बैंक में 10 एप्लीकेशन सबमिट की, उसमें से सेटल मैंने सिर्फ 2 ही कराई, तो बैंक का स्ट्राइक रेट गिर जाता है। तो बैंक जब हमको अपना एक्रीडिएशन दिया होता है, तो दे कैन पुल अस अप एंड आस्क अस टू गिव एक्सप्लेनेशन, सो वी कैन गेट अ वार्निंग ऑल्सो फॉर दैट। वी कैन गेट लाइक कि आप हमारे पास इतनी एप्लीकेशन देख रहे हो, देन यू डोंट गेट प्रायोरिटाइज इन दैट पर्टिकुलर बैंक। यू नो, आपको भले बैकग्राउंड में आप एप्लीकेशन दे रहे हो, देन उनको पता है यार ये तो सिर्फ एप्लीकेशन भेजता, सेटल तो करता ही नहीं है, क्योंकि उनकी भी टीम ने टाइम लगाया उस एप्लीकेशन पे। तो हमारी ये कोशिश थी, वी आर वेरी केयरफुल अराउंड कि हमने कौन से बैंक में कितनी की है, उस हिसाब से हम वो बैंक से कितने सेटलमेंट कर रहे हैं वो देखते हैं हम लोग। नंबर्स देखते हैं, ऑफकोर्स कंप्लायंस हमारा NZFSG जो ग्रुप है, दे कीप अस टैब ऑन आवर। आपने पिछले फाइनेंशियल में कितना ड्रॉ डाउन किया? 22-23 में। आपका मार्च से वही लगता है, मार्च से लेके आपका फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च 130-140 million probably somewhere around that. So that is one of the important metrics Yeah. जिसने आपको टॉप 10 मॉर्गेजेस में और मॉर्गेज ब्रोकर ऑफ द कंट्री बनाया। बनाया। ये 90 डेज के पीरियड के बारे में बात करना चाहूँगा।
ये बैंक लोग 90 दिन का प्री अप्रूवल देते हैं, ठीक है। अब आई हैव सीन लॉट ऑफ क्लाइंट्स जिनको थोड़ा सा अर्जेंसी रहता है कि भाई 90 डेज़ के अंदर अंदर हमको घर लेना है, बिकॉज अदरवाइज वी हैव टू रीडू आवर एप्लीकेशन। कुछ लोगों को होता है कि दे डोंट केयर, उनको होता है कि कोई नहीं यार, विल टेक आवर टाइम। कुछ लोग 6-6 महीने से मार्केट में हैं, कुछ लोग 1-1 साल से भी हैं। तो ये 90 डेज़ क्यों रहता है और व्हाट हैपन्स आफ्टर 90 डेज़? यूजली तो 90 डेज, आजकल 60 डेज भी हो गया, डिपेंडिंग अगर आपके पास 20% डिपॉजिट नहीं है तो, क्योंकि फंडिंग अब 60 डेज कर दिया कुछ बैंक्स ने, सबने नहीं, कुछ बैंक्स ने, कि आपका अप्रूवल 60 डेज ही रहेगा अगर 20% डिपॉजिट नहीं है। वो 90 डेज इसलिए भी रहता है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज हो सकती है। हो सकता है आप जॉब चेंज कर लो, हो सकता है आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो जाए, हो चाहे आपका बेबी हो जाए, एनीथिंग कैन हैपन इन दिस 90 डेज। और 90 डेज के पहले भी हो सकता है, बट 90 डेज एक रियलिस्टिक नंबर रखा हुआ है बैंक्स ने, जिसपे वो लोग प्री अप्रूवल देते हैं बेस्ड ऑन कंडीशन। बट इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट। अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज नहीं हुई, कुछ बैंक्स होते हैं दे जस्ट नीड एन ईमेल फ्रॉम द क्लाइंट कि देयर इज नो चेंज इन माई फाइनेंशियल सिचुएशन, वी जस्ट आस्क फॉर 3 पे स्लिप्स। कई केसेस में हम लोग बैंक स्टेटमेंट्स देख लें जस्ट टू कवर आवर कंप्लायंस, सो दैट कल को बैंक हमको पुल ना करे तुमने देखा नहीं था, कि इसके बैंक स्टेटमेंट नहीं चेक किया, उसने कोई क्रेडिट कार्ड तो नहीं ले लिया, उसने कोई लोन तो नहीं ले लिया। सो दैट्स द रीज़न दे डू दैट। बट अगर आप रियलिस्टिक हो, आप सीरियसली ढूंढ रहे हो, आई थिंक 90 डेज इज इनफ टू फाइंड अ हाउस, अनलेस यू आर लुकिंग फॉर समथिंग आई डोंट नो व्हाट। आई एम वेरी सरप्राइज जब लोग 6-6 महीने तक घर नहीं ढूंढ पाते, तो मुझे बहुत सरप्राइज होता है, यार ऐसा क्या ढूंढ रहे हो आप? 6 महीने में अगर आप घर नहीं ढूंढ पाए, यानी इधर आप सीरियस नहीं हो या आपकी विश लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है। I think it's more to do with the expectation, which is similar to the wish list. विश लिस्ट। I think realistic बनने में टाइम लगता है। हमारे इधर कहावत है कि to make a deal successful, you need to find a vendor who's an owner, who's ready to sell, and also find a buyer who's ready to buy. And having a house on the market or having a pre-approval, that doesn't mean those people are ready. Yeah. It is just to meet their expectation. एंड ऑल्सो जैसे मैंने शुरू में बताया कि लोगों को फीडिंग बहुत आती है कि उसने ऐसा बोला, उसका ऐसा हो गया, फिर वाइफ ने कुछ बोल दिया, हस्बैंड ने कुछ बोल दिया, उसके फ्रेंड ने ऐसा कर लिया था। उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन, उनकी पॉलिसी उस वक्त क्या थी, बैंक की पॉलिसी क्या थी, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या थी, वो सब नहीं देखेंगे। इंटरेस्ट रेट क्या थे, बैंक के कैलकुलेटर्स क्या थे, लॉट ऑफ फैक्टर्स गोइंग अराउंड। अब किसी ने 1 साल पहले घर लिया था, उसका हो गया था 8 लाख का घर, अब 13 नहीं हो रहा, इनकम तो वही है, वो लोग बोलते हैं अरे भाई काफ़ी कुछ चेंज हो गया उसमें। लाइव डील्स क्या होती हैं, जो मैंने टर्म बहुत सुनी है, मेरे को तो पता है एक्चुअली, दिस जस्ट फॉर ऑडियंस। और व्हाई डू ब्रोकर्स और एडवाइजर्स पुश फॉर लाइव डील्स? आई डोंट थिंक सो ब्रोकर्स पुश फॉर लाइव डील, बट आज की डेट में बैंक्स के पास अगर लिमिटेड फंडिंग है, 20% डिपॉजिट नहीं है, अगर फंडिंग होती है तभी कि बैंक के पास एक लिमिटेड पूल ऑफ मनी है फॉर ओवर 80% फर्स्ट होम बायर्स को देने के लिए, ठीक है। तो बैंक्स आर वेरी केयरफुल हाउ दे एलोकेट दैट फंड। सो फर्स्ट क्राइटेरिया आजकल काफ़ी बैंक्स का कि आर दे बैंकिंग विथ अस, सो दैट्स हाउ दे फिल्टर द एप्लीकेशंस। ओके, आर दे बैंकिंग विथ अस। सेकेंड थिंग, डू दे हैव अ सेल परचेज एग्रीमेंट लाइव, क्योंकि आज की पहले क्या होता था, हम लोग अप्रूवल दे दिया, जैसे आपने भी इससे पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि यार लोग 30-30 दिन तक, 90-90 दिन तक लेके रखते हैं, क्या करते हैं, मतलब क्यों नहीं लेते? तो बैंक ने आपको अप्रूवल दे दिया ओवर 80% का, आपको एक तरह से फंडिंग दे दी गई है, पर आपने घर लिया नहीं, तो वो फंडिंग एग्जॉस्ट हो गई ना आपको। इट्स काइंड ऑफ अ लॉटरी, आपको एक लॉटरी सिस्टम है वो, आपको मिलने वाली थी, आपने नहीं ली, किसी और का था वो, उसको भी नहीं मिली, किसी और को मिल सकती थी वो। तो वो एक्चुअली बैंक अपने अकाउंट में एक रिजर्व कर रहा है। फॉर एग्जांपल, हाँ, अगर बैंक के funding। पास 100 मिलियन की फंडिंग है, आपको उन्होंने प्री अप्रूवल दे दिया $1 मिलियन का, यस, तो अभी वो $1 मिलियन आपके नाम पे 90 दिन तक ब्लॉक रहेगा, ब्लॉक है, वो किसी और को नहीं जाएगा। हाँ। तो अब बैंक्स ने क्या किया, और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए वो लोग बोलते हैं अगर लाइव डील है, यानी आदमी ने, बंदे ने सेल परचेज एग्रीमेंट साइन कर लिया है, एंड देन दैट मीन्स ही इज सीरियस बाय और ही इज गोइंग फॉर एन ऑक्शन, ठीक है, या तो वो ऑक्शन में जा रहा है और देयर इज अ लाइव डील, तो बैंक्स आर कंफर्टेबल, चलो भाई इसको देंगे तो ये सेटल करेगा लोग, you know, that's why they're just filtering that, because there's very limited funding available for 80%, over 80% if it's not a construction loan or if it's not a turnkey product. Turnkey or construction is exempt from funding. आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है, विच इज़, अब ये मेरे मतलब का क्वेश्चन है,
और बोलता है कि भैया मार्केट कैसे चल रही है, इट्स अ गुड टाइम टू बाय और इट्स गुड टाइम टू सेल, तो आप नॉर्मली क्या आंसर देते हो? मेरा आंसर हरमन हमेशा यही रहता है, देखिए देयर इज नो राइट और रॉन्ग टाइम, व्हेन यू आर रेडी। सो इफ़ यू आर सीरियस एंड यू वांट टू बाय, देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग टाइम, चाहे इंटरेस्टेड ऊपर हो चाहे नीचे हो। इफ़ यू वांट टू बाय, अगर आज जो घर आप ले रहे हो, आपने भी कई बार देखा होगा, आज मार्केट चलो डाउन है बट इट्स अ बायर्स मार्केट, आपके चांसेस, आपको जो घर आज 6 लाख में मिल रहा है वो कल लेने जाओगे 8 लाख में मिलेगा। पर हो सकता है आप ऐसे टाइम में जब मार्केट इन्फ्लेटेड है, और कई हुआ था जब कोविड जैसे मार्केट खुला था, और ऑफ अ सडन मार्केट व्हेन एवरीवन वाज इन फोमो कि भाई मैं अभी नहीं लूँगा तो मैं रह जाऊँगा, मैं पीछे रहूँ, फिर उन्होंने लिया, नॉट देयर। सो देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग टाइम, वी टेल देम व्हेन यू आर रेडी, जस्ट गो फॉर इट। दैट्स व्हाट माय एडवाइस इज यूजुअली। और आपके एडवाइस के अकॉर्डिंगली लोगों को मॉर्गेज के लेकर कैसा लॉन्ग टाइम विजन होना चाहिए? शेल, द रीज़न आई एम आस्किंग इज, कई लोगों का होता है कि मेरे को अब ये मॉर्गेज रखना है, थोड़ी इक्विटी बन गई मेरे को, और बैंक का पैसा, मेरा ज़्यादा पैसा लगा नहीं है तो मेरे को बैंक के पैसों से लेवरेज करके मेरे को और ग्रो करना है। देन यू हैव सम पीपल हु लाइक मेरे को अपनी मॉर्गेज कम रखनी है और मेरे को इसको पे ऑफ कर देना है, पिछले 30 साल के लोन को मेरे को 20 साल या 15 साल में पे ऑफ करना है। तो आप क्या सजेस्ट करते हो, क्या करना चाहिए? जैसे मैंने आपको शुरू में भी बोला कि वी ट्राई टू गेज द फाइनेंशियल सिचुएशन, कि तेरा नेक्स्ट 2-3-5 ईयर्स, उसी हिसाब से हम स्ट्रक्चर भी डिस्कस करते हैं। आपने जब पूछा था स्ट्रक्चर कैसे करते हैं एंड ऑल दैट, वी आस्क देम क्वेश्चन, वी डू ए कंप्लीट फाइनेंशियल हेल्थ चेक कि अच्छा आपका क्या प्लान है इस घर को लेके, आप 1 साल रहना चाहते हो, इसके बाद आपके ये घर को बेचना है या इन्वेस्टमेंट करना है, या आर यू प्लानिंग टू माइग्रेट, क्योंकि कई लोग जब सिटीजनशिप हो जाए, भैया मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाना है, सो अगर आपका ऐसा कुछ प्लान है, ऑस्ट्रेलिया में घर लेना है, all those factors we ask, and that's how we accordingly we advise them. That's the whole our plan to when we do a financial health check. और हम फर्स्ट टाइम आता हम ये नहीं बोलते भैया आया तो चल घर ले ले, मतलब कर ले एप्लीकेशन। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स इन नेक्स्ट 3-5 years. आपका विजन क्या है अगले 5 साल को लेकर? ऑब्वियसली आपकी खुद की फर्म है SKM, विच इज़ मोर डोमिनेंट इन क्राइस्टचर्च, उसको लेकर आपका क्या विजन है? यार सबसे पहला विजन तो यही है कि जितने भी अपने इमिग्रेंट्स हैं उनके सबके फर्स्ट होम हो जाएं, मतलब कोशिश तो यही है। आप भले मेरे से ना लें, कहीं से भी लें, दैट्स व्हाट दे शुड, एवरी इमिग्रेंट हु इज कमिंग हियर एंड दे प्लान टू मेक न्यूजीलैंड होम should buy a house, even if they have 5% deposit or 10%, at least go talk to your bank, talk to your advisor. That's what we want. Second, ये बोलूँगा कि जो हमारी टीम है, मैं अपनी टीम को, मैं अब धीरे धीरे मैं भी चाहता हूँ, मैं भी ये 12-15 घंटे पता नहीं कब तक कर पाऊँगा, चाहता हूँ जैसे अंकुश है, हितेश है, ये लोग, रसलीन है, ये लोग, दे टेक द ओनरशिप एंड टेक दिस फॉरवर्ड। दैट्स व्हाट आई वांट। और पर्सनल लेवल पे क्या पर्सनल लेवल पे सबसे बड़ा जो शौक है, एक पैशन है कि एक दिन कोई पिक्चर बनानी है बस। किस तरह के पिक्चर? कोई भी यार, बस अच्छी बनानी है, एक वही एक सबसे बड़ा, आई थिंक मैं बना नहीं पाऊंगा बट ऐसे बस सपना ही रह जाए। प्रोड्यूस तो पक्का कर ही सकते हो। हाँ, प्रोड्यूस तो कर सकते हैं। यहाँ पे करने के इंडिया में कहीं भी करो यार, ये कर्म भूमि है, शायद यहीं करनी पड़े अगर कर सके तो। फैमिली को लेकर, बच्चों को लेके बस आजकल तो बच्चों के एडमिशन का ही चल रहा है, हाई स्कूल का, कुशल का एडमिशन का जद्दोजहद चल रही है। स्कूल जोन का यहाँ पता है, जो कि हम अपने फर्स्ट होम बायर से भी ज़रूर पूछते हैं कि क्या प्लान है, तुम बच्चे हैं तो क्या प्लान है, स्कूल जोन चाहिए एंड ऑल दैट। तो स्कूल को लेके भी अभी काफ़ी परेशान है वाइफ। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी लाइफ की 3 लर्निंग्स जो सबसे बड़ी है, जो आपको पास ऑन करनी होगी अपने बच्चों को, क्या करोगे? जो पास ऑन करनी होगी, अपना इंडियन कल्चर, अपनी भाषा, अपना कल्चर मत भूलो, और बी ग्राउंडेड, बी हम्बल, बी ग्राउंडेड, गुस्सा मत करो। मैं जिस पे आई वांट टू वर्क, एंड कि अपने गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल करना, जस्ट हैव टू लर्न। तीसरी बस सक्सेसफुल रहो, पैशनेट रहो, हार्ड वर्क करो, किसी का नुकसान मत करो। दैट्स व्हाट आई विल से। किसी को डायरेक्टली आप हर्ट कर सकते हो। कई बार होता है कि आप नहीं चाहते हुए भी कुछ ऐसा हो जाता है, लेकिन आपको नहीं लगता आपने कुछ किया है, बट एटलीस्ट डायरेक्टली किसी को जानबूझ के हर्ट मत। वेल, दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड।
होपफुली आपने आज का पॉडकास्ट एंजॉय किया होगा। ये मेरा पहला पॉडकास्ट है तो मेरे को भी Thank you, पता no, नहीं हाउ thanks. इट विल कम आउट। Thanks for giving me this opportunity. Really appreciate that. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। Thank you. Same to you.